बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल का लास्ट पार्ट पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी डरपोक हैं। हाथ बढ़ाकर ग्लास लाइट बंद कर दी। वो इससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। कितनी देर इस तरारी कैफियत में नाखून चबाती हुई। बारिश कब रुकेगी? चल मैं पहले की कैफियत को ज़ाहिल करने के लिए इसने पूछा। अगर मेरा ताल्लुक महफूज मौसमियात से होता तो मैं ज़रूर बता देता। ज़ैम की बात पर वो झेंप गई। अगर बारिश न रुकी तो मैं घर कैसे जाऊँगी? फिक्र न करें, बारिश थम जाएगी। सर, आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ बताने को हो तो बताओ। आपके पेरेंट्स, बहन भाई? मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। बहन भाई कोई था नहीं और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ज़ोर बाजू पर हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हालांकि पूरे कॉलेज में आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर के नाम से जाने जाते हैं। बस थी कोई वजह? एक बार किसी को चाहा था, मगर क्या वो बहुत खूबसूरत थी? वहाँ के लहजे में हसरत वाज़ेह नज़र आता था। हाँ, मगर आपसे ज़्यादा नहीं। ज़ैम के कहने पर महा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वैसे हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है। वो फ़ौरन ही पहली बात का असर ज़ाहिर कर दिया करता था। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या आप समझते हैं कि मैं एक कामयाब मर्द हूँ? वो उल्टा इसी से पूछने लगा तो एकदम लाजवाब सी होगी। अच्छा ओहदा, अच्छी पर्सनैलिटी, इज़्ज़त, दौलत, अगर तुम इसी को कामयाबी कहते हो तो हाँ, मैं कामयाब शख्स हूँ और वाकई मेरी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। बात करते करते इसकी आंखें लहू रंग होगी। माँ को आज से बात इन आंखों से वही खौफ महसूस हुआ जैसे पहले होता था। आपने एक बार बताया था कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है। जी, मैं इस वक्त सिर्फ 1 साल की थी। दादा नाना वगैरह? बदकिस्मती से दोनों का प्यार भी नहीं पा सकी। मामा ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करती थी, वो मसरूफ़ भी तो इतना रहती थी। नाना और दादा दोनों का इंतकाल हो चुका है। चलना में खामोशी छाई रही। सर, एक बात पूछूं? हाँ। आप इतने संजीदा संजीदा से क्यों रहते हैं? अब इस बात का मैं आपको क्या जवाब दूँ महा? मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा तनहा गुजारा है। मेरे ख्याल में इतना अरसा तनहा रहने के बाद मिजाज में संजीदगी और किसी हद तक सख्ती आ जाना एक फितरी अमल है। हसीब और मैं तकरीबन हम उम्र ही हैं, मगर इसके और मेरे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर फिर भी हम दोस्त हैं और आप भी तो मेरी दोस्त हैं। वो हल्के से मुस्कुराया था। बारिश थम चुकी थी। वहाँ जाने के इरादे से उठ खड़ी हुई। बहुत देर हो गई है, मैं चलूँ अब? चलो मैं छोड़ आता हूँ। इट्स ओके, मैं टैक्सी ले लूँगी। आपको मैं यहाँ लाया था और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बाहिफाजत आपके घर पहुँचा कर आऊँ। वो सेंट्रल टेबल से चाबी और वॉलेट उठाता हुआ उठ खड़ा हुआ। महा ने इसकी हमराही में बाहर कदम बढ़ा दिए। सड़कें धुलकर साफ़ हो चुकी थी। रोशनियों में गीली गीली सड़कें और भी ज़्यादा चमक रही थी। कारोबारी ज़िंदगी रमा दमा थे। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। ज़ईम हसन को चुपके से देखते हुए दिल ने ख्वाहिश की। नज़रें विंडो स्क्रीन पर जमाए वो बेहद संजीदा लग रहा था। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि चंद घंटे कबल ये शख्स एक अनजान लड़की से कितनी बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू कर रहा था। अल्लाह, ज़िंदगी के हर सफ़र में सिर्फ इस शख्स को मेरा हमसफ़र बनाना। दिल ने दुआ की तो बहुत आहिस्ती से इसने लब हिलाकर आमीन कहा था। आंसा के लिए रिश्ता आया जो हर लिहाज से बेहतरीन था। लड़का बहुत अच्छा था, शरीफ लोग थे। रफ़ाकत जा इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए रिश्ता तय कर दिया। लड़का मुल्क से बाहर रहता था, इसलिए वो लोग एक माह के अंदर अंदर शादी करना चाह रहे थे। तैयबा चाहती थी कि आंसा के साथ साथ हारून की भी शादी कर दी जाए। हारून ने रमना का नाम लिया तो एक लम्हे को चुप होगी। क्या मम्मी, रमना क्या आपको पसंद नहीं? बात पसंद की नहीं है, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? घर की लड़की है, मगर भाई साहब ने रमना का रिश्ता पहले तय कर दिया। व्हाट? मगर कहाँ? रमना ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हो सकता है वो लाइलम हो, क्योंकि बात अभी बड़ों के दरमियान है। मगर अक्का जान ने किससे रिश्ता तय कर दिया? अली से। क्या ये अपना अली? ये तो रमना से बहुत छोटा है। फिर इसका मुस्तकबिल? आखिर अक्का जान ने क्या देख कर रिश्ता जोड़ा है? भाई साहब की बातें आज तक मेरी समझ में तो आ नहीं सकी। मैं कुछ नहीं जानता अम्मी, आप अक्का जान के पास मेरा रिश्ता लेकर जाएं। बावले हुए हो क्या? तुम्हें इल्म है कि भाई साहब के फैसले बदला नहीं करते? कुछ भी हो अम्मी, अली मुझसे बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। मैं इनका सगा भतीजा हूँ, आप बात तो करके देखें। वो मज़ीद था। तैयबा को मजबूरन बेटे के सामने हथियार डालने पड़े। रफ़ाकत जा और तैयबा खातून खुद चलकर हशमत जा के पास गए थे, मगर इन्होंने साफ कह दिया कि वो रमना की शादी अली से ही करेंगे। अगर हम हुमा या सना की बात हो तो इन्हें कोई इतराज़ नहीं। रमना ने सुना तो किलस कराया कि हारून अलग इससे खफा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था। घर भर में आंसा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बाज़ारों के चक्कर पे चक्कर लग रहे थे। घर मेहमानों से भर चुका था। दूसरे शहरों में रहने वाले अजीज़ रिश्तेदार हफ्ता भर पहले ही पहुंच गए थे। इन दिनों अली बिल्कुल घन चक्कर बना हुआ था। ट्यूशन्स के लिए भी नहीं जा सकता था। अंदर बाहर के सब काम इसी के ज़िम्मे थे। काशिफ और नुमान भी साथ लगे हुए थे। इस शाम को माइयों का फंक्शन था। रात के तक तकरीब जारी रही। थक हार कर वो भी लौट आई था कि नफीसा बेगम का बुलावा आ गया। हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ थी। अली ने सब ठीक किया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो फारिग हुआ। इतने में सकीना बुआ इसके लिए गर्म दूध लिए चली गई। वो अक्सर इसके लिए फिक्रमंद रहा करती थी। दूध पीकर वो दोबारा अपने कमरे में चला गया। थकन इतनी थी कि तकिए पर सरकते गाफिल हो गया। सुबह इसकी आंख किसी के चिल्लाने पर खुली थी। सामने देखा, दिमाग फक से उड़ गया। दीवार के साथ लगी हुई लड़की आंखें बंद किए चिल्ला रही थी। एक लम्हे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया। इस लड़की का दुपट्टा अली के बिस्तर पर पड़ा था। एक दस्त में उठकर इसके पास पहुंचा। कौन हो तुम?
इसके लबों पर अपने हाथ मजबूती से जमाते हुए पूछ रहा था। घर में मेहमान थे और इस लड़की के चिल्लाने पर तमाशा बन सकता था। अली, अक्का जान की गरजदार आवाज़ पर वो लर्ज कर पलटा था। दरवाजे पर इनके अलावा नफीसा बेगम, हारून और रफ़ाकत जहाँ भी मौजूद थे। लड़की के बाल खुलकर बिखर गए थे। दुपट्टा नदारत और मुस्तज़ाद। अली ने अपना हाथ इसके मुंह पर रखा हुआ था। वो मुजरिम नहीं था, मगर फिर भी मुजरिम साबित हो गया था। तो इस हद तक गिर जाएगा, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। हशमत जा की आवाज़ मारे गुस्से के कांप रही थी। नहीं अक्का जान, मैं तो मत कह हमें अक्का जान, हमें तो खबर ही ना थी कि हम इतने अरसे से सपोलिया को दूध पिलाते रहे। मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता कि लड़की कौन है और यहाँ कैसे आई। बेवकूफ़ समझ रखा है हमें। एक लड़की सारी रात तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में और तुम्हें इलम ही नहीं। हारून फनकारा। ये लड़की, अरे ये तो कनीस बीबी की नवासी है। तैयबा चाची ने इस लड़की को पहचान लिया था। कनीस बीबी इनके रिश्ते की खाला लगती थी। यतीम नवासी को उन्होंने पाला था। इसका नाम जहरा था। वो पैदाइशी गूंगी और बहरी थी। इस वक्त भी सर झुकाए रोए चली जा रही थी। तैयबा चाची ने इसके सर पर दुपट्टा उड़ाया, इसे वहाँ से ले गई। खुदा के लिए आप लोग मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वो गिड़गिड़ाया तो हारून ने एक जोरदार थप्पड़ इसे दे मारा। अक्का जान, निकाल बाहर करे इस बेगैरत को। ठीक कह रहा है हारून, इससे पहले कि सब मेहमान जाग जाए, दफ़ा करे इसको। हमारे घरों में भी बेटियाँ, शुक्र करे इस नामुराद ने इन्हें। खुदा के लिए अम्मा, मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम ना लगा। इतना बेगैरत और कमीना नहीं हूँ कि जिस थाली में खाऊं इसी में छेद करूँ। इसलिए तो इस कमीने ने अपनी हवस मिटाने के लिए इस बेचारी माजूर लड़की को फंसाया। हारून तो गांगारे चबा रहा था। अक्का जान, आप तो मुझे जानते हैं। आप हारून, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे, इस हरामखोर से कहो कि अपना सामान उठाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाए। हशमत जा इसकी बात सुने बगैर वहाँ से चले गए। रफ़ाकत जार नफीसा बेगम की नज़रों में भी हकारत थी। मैं दोबारा आऊँ तो तुम मुझे यहाँ नज़र ना हो। हारून ये कहता वापस पलट गया। ये सब क्या हो गया था? अली को कुछ सुझाई न दे रहा था। ज़ईम हसन की पेंटिंग्स की नुमाइश कामयाबी के साथ जारी थी। ये इसकी दूसरी एग्जीबिशन थी और पहले वाली से ज़्यादा कामयाब हुई थी। लोग इसके काम को बहुत पसंद कर रहे थे। मीडिया में इसके काम को सराहा जा रहा था। वहाँ भी नंदी और सोफ़े का कमरा नुमाइश देखने गई थी। माई लिटिल फ्रेंड, कैसी हो भाई? हसीब रज़ा अपने असली अंदाज में इससे मुखातिब था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुजला चार का तो ये हाल है कि बच्चे बीमार और बीवी बेकार है। इस पर हंसना था? सोफिया ने मासूमियत से पूछा तो माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों की इज्जत अफसाई पर दुश्मनी हंसा करते हैं। हसीब ने माँ पर चोट की, तभी ज़ईम वहाँ आ गया। बहुत मुबारक हो आपको। माँ ने फूलों का गुलदस्ता इसकी तरफ बढ़ाया। नन्नी और सोफिया ने भी फूल दिए, जिसने थैंक यू कहते हुए थाम लिया। लिटिल गर्ल, तुम में कोई बात ज़रूर है। हसीब रज़ा माँ से मुखातिब था। क्या? अरे मेरे सड़ियों से दोस्त ने ना सिर्फ दोस्ती की बल्कि इसे हंसना भी सिखा दिया। इसने ज़ईम हसन के मुसलसल मुस्कुराने पर कहा, जो माँ भी धीरे से मुस्कुरा दी। शुक्र है तुम्हारी दुनिया भी नैया भी किसी पार लगी। नुमाइश के इख्तिताम पर वो लोग वापस आ रहे थे जब हसीब रज़ा ने ज़ईम हसन से कहा। ज़ईम ड्राइव कर रहा था। क्या मतलब? इतने भोले तो नहीं हो ज़ईम हसन जितना बन रहे हो। मैं वाकई नहीं समझा। माँ की बात करो, यहाँ इसका क्या जिक्र? चेहरे के तासुरात संजीदा ही थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसी लड़की है वो? यस, तुम्हें क्या हुआ? वो धीरे से हंसा था। टालो मत, मुझे सीधा सीधा जवाब दो। अच्छी लड़की है। लड़की तो वाकई अच्छी है, ये मैं भी जानता हूँ। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुमने इसे दोस्ती कैसे कर दी। माइंड यू, मैंने नहीं, इसने मुझे से दोस्ती की है। दोस्ती तुम करो या वो, बात तो एक ही है। बात एक कैसे हो सकती है? वो मेरी तरफ बढ़ी है, मैंने इसे नहीं कहा था। वो जाने की बहस पर आमादा था। चलो मान लिया, मगर तुमने भी तो इसकी हौसला अफजाई की है। पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो। ज़ईम हसन, कम अज़ कम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने कब झूठ बोला? तो फिर मान क्यों नहीं लेते कि माँ तुम्हें भी अच्छी लगती है? जब भी तुमने इसकी हौसला अफजाई की है। बेवकूफ़ है वो। ज़ईम ने सर झटका। वो बेवकूफ़ है तो फिर ये सब क्या है? हसीब को सचमुच गुस्सा आने लगा। क्या 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 है? क्या किया मैंने? ज़ईम, तुम कभी कभी बिल्कुल अजनबी लगने लगते हो। हसीब ने गोया तासुब से सर हिला दिया। एक बात मानो मेरी, तुम इससे शादी कर लो। व्हाट? हसीब की बात पर बेख्तियार कहकर लगा बैठा। मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुना। हसीब रज़ा ने इसके इस तरह हंसने पर बुरा सा मुँह बनाया। हसीब, बी प्रैक्टिकल यार। तुम जानते हो इसकी मेरी उम्र में कमोबेश 18-19 बरस का फ़र्क है। सो व्हाट? अगर तुम अपने से इतनी छोटी लड़की से दोस्ती कर सकते हो तो फिर इसे शादी करने में क्या मज़ा आएगा? तुम जानते हो मुझे शादी के नाम से भी नफ़रत है। मेरी ज़िंदगी में शादी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सब तुम्हें इसकी तरफ बढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? फिर ये दोस्ती और शादी तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्ती तो मेरी और भी बहुत से लोगों से है। हाँ, मगर वो सब मर्द हैं। क्या मैं नहीं जानता कि इन 16-17 बरसों में तुमने पहली बार किसी लड़की से दोस्ती की है? क्यों, वो लीज़ा, मारिया, पूजा, मार्था, जैनी, वो सब भूल गई तुम्हें? वो तुमसे दोस्ती की ख्वाह थी और जैनी तो तुमसे शादी की खातिर मुसलमान भी होने को तैयार थी। मगर तुमने कभी किसी लड़की को अपने करीब ना फटकने दिया। वहाँ पहली लड़की है जिसे तुमने अपने करीब आने की इजाज़त दी है। तुम क्यों इसकी इतनी वकालत करे? कहीं तुम्हारा इरादा तो शर्म करो ज़ईम। वो लड़की मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह अजीज़ है। वो तुमसे मोहब्बत करती है कि तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ओ फॉरगेट इट यार, तुम क्यों बहस कर रहे हो? वक्त तो आने दो ज़रा। 40 के होने वाले हो तुम, और कौन सा वक्त आएगा? तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ से शादी करूँ जबकि वो मुझसे आधी उम्र की है? तुम तो इसे बहन समझते हो, फिर इसके साथ जाती नहीं होगी कि इसे दुगनी उम्र का शख्स इससे शादी कर ले।
मोहब्बत उम्र से मशरूत नहीं होती। मुझे लगता है कि वो लड़की वाकई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वैसे भी तुम कौन से बूढ़े हो गए हो, अपनी उम्र से 7-8 साल छोटे ही लगते हो। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। तुमने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी है, मगर मैंने नहीं। मुझे हैरत है कि इस लड़की की आंखों में लिखी वाज़ेह तहरीर तुम नहीं पढ़ सके। हसीब का लहजा बेहद संजीदा था। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारा। मुझे तो ये लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि वो तुम्हारी दोस्त है। वो माहौल को हल्का फुल्का बनाने की खातिर जबरन मुस्कुराया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जब भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। वहाँ से अच्छी लड़की शायद तुम्हें दोबारा न मिल सके। हसीब का घर आ चुका था। उतरते उतरते इसने कहा, तुम पाकिस्तान कब जा रहे हो? क्यों, अब मैं तुम्हें खुटकने लगा? ज़ईम के पूछने पर हसीब शरारत से गोया हुआ। अगले हफ्ते फ़्लाइट है मेरी। भाभी और बच्चों के लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, वो याद से लेते जाना। पिछले 10 साल से तुम मेरे गिफ्ट भेज रहे हो, अब मुझे भी मौका दे दो। बात मानी खींचती ज़ईम हसन के लबों पर एक तलक से मुस्कुराहट दौड़ गई। सर, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। इस रोज़ कॉलेज टाइम के बाद वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब महा वहाँ चली आई। ज़ईम हसन ने एक लम्हे को रुक कर इसकी तरफ देखा था। मिस महा, पेंटिंग सीखी नहीं जाती, ये तो अनबॉर्न टैलेंट होता है। सर, आप मुझे गाइड तो कर सकते हैं ना? वो बड़ी आस से पूछी थी। ओके। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद इसने इस बात में सर हिला दिया। देखा, मैंने तो पहले कहा था। नंदिनी ने कहा। वो क्या? यही कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। नन्नी और सोफिया एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए बोली तो महा चैंप गई। मैंने तुम लोगों के कहने पर सर से पेंटिंग सिखाने को कहा, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। महा ने च्युइंगम का पैकेट खोलते हुए कहा। किस में, सर में या पेंटिंग में? सोफिया ने दरियाफ्त किया तो वो गुलनार होगी। बको मत। ओ माई गॉड, यू आर ब्लशिंग माई डियर। नंदी ने इसके सुर्ख होते गालों को देखकर कहा। तुम लोग अब मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी। महा ने खिफत मिटाने को कहा। नंदी और सोफिया की छेड़छाड़ दिल के तारों को छेड़ रही थी। अब बनो मत। और ये तुमने क्या कहा? हमारे कहने पर सर से पेंटिंग सिखाने को कहा। तुम भी तो यही चाहती थी। मैं कब पेंटिंग सीखना चाहती थी? मोहतरमा महत दुरानी साहिबा, हम पेंटिंग की तो बात कर ही नहीं रहे। नंदी ने एक अदा से आंखें पटपटाई। इतना अच्छा मौका फराहम किया तुम्हें, अब तुम हर वक्त उनके साथ रहोगी। सोफिया ने छेड़ा। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, अजीत साहब कैसे हैं? माँ ने तोपों का रुख नंदी की तरफ मोड़ दिया तो वह मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है अगले माह इसकी मम्मी लंदन आ रही है। रियली? हाँ, वो भी प्रपोजल लेकर। हाउ लकी। महा के लहजे में हसरत सी थी जिसे वो दोनों महसूस करने से कासिर थी। इस शाम वो ज़ईम हसन के पास नहीं जा सकी क्योंकि वो अवैस चाचू सबा चाची घर पर थे। इन्हें अगरचे इन्होंने इसे कभी भी कहीं जाने से मना नहीं किया था, मगर इसे खुद अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन इतवार था और वह सुबह देर तक सोती रही। दोपहर के 2 बजे के करीब इसने ज़ईम हसन के पास जाने का फ़ैसला किया था। अरे लिटिल गर्ल, तुम यहाँ? बेल बजाने पर दरवाज़ा खोलने वाला हसीब रसा था। वह एकदम गड़बड़ा की। अरे अंदर आओ भाई, यहाँ दरवाजे में क्यों खड़ी हो? हसीब ने इसे अंदर आने का रास्ता दिया। लाउंज में ज़ईम खासे फ्री स्टाइल में बैठा था। ब्लू जीन्स के पांचे फोल्ड करके घुटनों से ज़रा नीचे किए हुए थे। स्याह बनियान शर्ट नज़ारत। वहाँ एकदम झिझक कर रुक गई। दिल में 100 बार खुद को लानत भेजी। भला छुट्टी वाले दिन आने की क्या तुक थी, मगर अब क्या हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम। नज़रें बदस्तूर झुकी हुई थी। ज़ईम सलाम का जवाब देता उठकर अंदर चला गया। महा को देखकर इसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। मेरा ख्याल है मैं गलत वक्त पर आ गई, मैं चलती हूँ। अरे नहीं भाई, बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? हसीब ने इसका इरादा भांप कर इसे बैठने को कहा तो वह लब काटती सोफे पर बैठ के टिक गई। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोगी चाय? या मैं भी नाश्ता करके आई हूँ। वो धीरे से बोली। इतने में ज़ईम भी आ गया। जीन्स पर सफ़ेद टी-शर्ट पहन ली थी। कैसी है महा? आप? सरसरी से लहजा इख्तियार किया। ठीक हूँ। वह हसीब के बराबर वाले सोफे पर बैठ चुका था। महा को जाने का अपना आप वहाँ मिसफिट लग रहा था। अरे आप इजी होकर बैठे। ज़ईम के कहने पर हसीब ने इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। ज़ईम इसकी निगाहों में लिखा मफ़हूम समझ सकता था। वो ये किरण महा की मौजूदगी का सबब जानना चाहता था या खुद ही कोई नतीजा हस कर चुका था। महा चाहती कि मैंने पेंटिंग सिखाऊं। फ़ौरन वजाहत की, जिस पर हसीब कहका लगाए बिना न रह सका। ज़ईम ने इसे घूर कर देखा। सॉरी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। फ़ौरन हाथ उठाकर माजरत कर रहा था। कीप योर माउथ शट। ज़ईम ने तनबीह की। ज़ाहिर है मेरा बोलना तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा। हसीब ने सरदा भरी। महा इन दोनों की गुफ्तगू समझने से कासर थी। एडी चुन्नी काकी है ना महा। मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। अरे नहीं, आप बैठे, मैं तो जाने वाला था। हसीब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हालांकि आज का सारा दिन वो और ज़ईम इकट्ठे बिताने वाले थे। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यार, शाम से पहले तुम ज़रा यहाँ से हिलकर तो दिखाओ। ज़ईम ने इसे घूरते हुए कहा तो हसीब शरारत से मुस्कुरा दिया और आंख से महा की तरफ इशारा किया। एक शर्त पे। हसीब ने महा से नज़र बचाकर ज़ईम को आंख मारी। महा भी हमारे साथ शाम तक यहीं रहेगी। क्यों महा? मैं? वो घबरा गई। 2 दोस्तों की मौजूदगी में वो थोड़ी देर में ऑकवर्ड फील कर रही थी। कचा के शाम तक ठहरना। ज़ईम तुम ही कहो यार, हमारी बात में इतना वज़न का। वो मसनूई नाराज़गी से बोला तो ज़ईम ने से घूरा, फिर महा की तरफ मतवज्जा हुआ। हसीब ठीक कह रहा है, अंदाज़ लटमार सा था। ओके, वो धीरे से बोली। अब इसी खुशी में महा हमें अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाएगी। हसीब के कहने पर वो धीरे से मुस्कुराती उठकर किचन की तरफ चली गई। क्या वजह थी इसे यहाँ शाम तक यहाँ रोकने की? महा के जाने के बाद वो हसीब से उलझ पड़ा।
मैं तो तुम्हारी वजह से बकवास ना कर यार, वो मुंह बनाते हुए बोला यूँ जैसे मुंह में कोकेन घुल गई हो। ज़रा बनने की ज़रूरत नहीं, खुद तो इसके पेंटिंग टीचर बनने को तैयार हो गए। मैंने कहा तो मैंने नहीं, इसने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी, तो तुम इनकार भी तो कर सकते थे। तुम अब बहस पर आए बहस कर रहे हो, ज़ईम ने उकता कर कहा। तुम मान क्यों नहीं लेते ज़ईम हसन कि तुम इस लड़की की बात कभी नहीं टाल सकते। अब खुदा के लिए अपना ये फजूल मोहब्बत की फजीलत का लेक्चर मत शुरू कर देना। ज़ईम के कहने पर हसीब ने महज घूरने पर इत्तफाक किया, क्योंकि वहाँ चाय लेकर आ चुकी थी। चीनी कितनी? इसने हसीब की तरफ देखा। 1 चम्मच। हसीब को चाय बनाकर देने के बाद ज़ईम हसन की तरफ बिना शक्कर के चाय का कप बढ़ाया और अपना कप लेकर सोफे पर जा बैठी। लिटिल गर्ल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? हसीब ने खामोशी को तोड़ा। कोई तो बात करनी थी। ज़ईम तो ताल्लुक बना चाय पी रहा था। ठीक, चाय तो बड़ी मज़ेदार बनाती रहे तुम, अपनी तारीफ पर वह छैम की। ज़ईम को लगता है चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। क्यों ज़ईम, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? शरारत से ज़ईम को देखते हुए तायदी अंदाज इख्तियार किया। क्या मतलब? घूर कर देखा जिसका हसीब पर असर न हुआ। तुम बिना कुछ बोले खामोशी से चाय जो पीने में मसरूफ़ हो। मैं तुम्हारी तरफ फजूल नहीं बोलता, चुप रहकर खुद को अक्लमंद साबित करना चाह रहे थे। हसीब बदस्तूर शरारत के मूड में था। इन दोनों की नोकझोंक के दौरान वहाँ अपनी चाय ख़त्म कर चुकी थी। अच्छा जनाब, अब मैं तो चलूँ। खाली कप मेज़ पर रखते हसीब उठ खड़ा हुआ। ज़ईम ने शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखा, मगर मुँह से कुछ ना कहा। रुको अभी। हसीब से रुकने का कहकर वो अंदर अपने कमरे में चला गया। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ। आपकी फैमिली पाकिस्तान में होती है? हाँ। वापसी कब होगी? 2 माह बाद। इतनी लंबी छुट्टी? हक बनता है यार भाई, पूरे 2 साल बाद जा रहा हूँ। एक बात पूछूं? ज़रूर। इसमें जारत की भला क्या बात है? क्या सर की तरह आपने भी शादी नहीं की? नहीं भाई, बवस्ले खुदा मेरी शादी को 10 बरस हो गए और मेरे 2 प्यारे प्यारे बेटे भी हैं। जहाँ तक तुम्हारे सर का ताल्लुक है तो गालिब इम्कान है कि इनकरीब इनके चेहरे के फूल भी खिल जाए, लेकिन अगर तुम चाहो तो। मैं क्या मतलब? वो गड़बड़ाई। हसीब की बात कुछ कुछ तो समझ में आ गई थी। ये लो। इससे पहले कि हसीब जवाब देता, ज़ईम हाथ में 3-4 गिफ्ट पैक्स लिए चला है। भाभी को और माँ जी को सलाम देना, हनी और सनी को खूब प्यार करना। सुबह मैं शायद एयरपोर्ट ना आ सकूं, क्योंकि मुझे कल सुबह सुबह फाइनल की क्लास के लिए लेक्चर तैयार करना है। वो दोनों बातें करते हुए दरवाजे तक गए। मैंने मौका फराहम कर दिया, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना। बगलगीर होते हुए ज़ईम से कहा तो महज धीरे से मुस्कुरा दिया। आप खड़ी क्यों? बैठे भाई। दरवाज़ा बंद करके आया तो वो भी तक यूँ ही खड़ी थी। माँ ने कुछ उलझ कर इसकी तरफ देखा। हसीब जब तक मौजूद रहा तो एक लम्हे को भी नहीं मुस्कुराया था, मगर अब इसके चाहते इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये सब कम अज़ कम महा समझने से कासिर थी। मेरा ख्याल है आज का सबक शुरू किया जाए। इसका इशारा पेंटिंग की तरफ था। महारे इस बात में सर हिला दिया। ये ले, अब इस पर कुछ बनाए। एक बड़ा सा सादा कागज़ और पेंसिल महा के सामने मेज़ पर रखी। क्या बनाऊं? कुछ भी, मगर मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। कोशिश तो करें, इतने में मैं कपड़े चेंज कर लूँ। इसके जाने के बाद महा काफ़ी देर यूं ही बैठी रही। पेंटिंग सीखना तो एक बहाना था ज़ईम हसन की गुर्बत में रहने का, वरना इसे तो सीधी लकीर भी खींचना नहीं आती थी। मेरी बरादरी दिया, मैंने भी नहीं आती ड्राइंग, ज़रा जितनी नहीं आती। अपनी सोचों में गुम इसके हाथ से वो कागज़ ले लिया। महा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ज़ईम इस कागज़ को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। ख़ताती अच्छी कर लेती हैं आप। ज़ईम ने वो कागज़ मेज़ पर रखा तो महा ने देखा जगह जगह ज़ईम हसन लिखा था। वो जी भरकर शर्मिंदा हुई। जी चाहा भी ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इससे नज़रें न उठाएगी। सॉरी सर, वो मैं दरअसल लब काटते हुए महज इतना ही कह सकी थी। अरे अरे, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैंने कुछ कहा आपको? आप ठीक कहते हैं सर, मुसव्वरी सीखने से नहीं आती, ये तो अनबॉर्न टैलेंट होता है। इतनी जल्दी मायूस होगी? टैलेंट सब में होता है, मगर ज़रूरत सिर्फ परखने की और तराशने की होती है। आप आए मेरे साथ। माँ को साथ लिए वो सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जगह जगह रंग बिखरे हुए थे। बेतरतीबी बहुत ज़्यादा थी। ज़ईम हसन के घर की हर चीज़ नफासत टपकती थी, मगर ये कमरा बिल्कुल बरअक्स था। ये पेंटिंग्स मैंने सबसे पहले बनाई थी। दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। महा ने देखा वो आम सी तस्वीर थी, मगर इस तस्वीर को देखकर बेतरतीबी और ज़हनी इंतशार का एहसास होता। रंगों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया था। जब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, इन दिनों में बहुत टेंस था। अपने इस डिप्रेशन से राह फरार के लिए मैंने इन रंगों में सहारा तलाश किया, और जिसमें मैं किसी हद तक कामयाब भी रहा। चलना में वो यूं ही अपनी इस पेंटिंग को घूरता रहा। आप जानती हैं महा, ये रंग हमारे जज्बात और एहसासात के तर्जमान होते हैं। मुझे मुसव्वरी से कभी कोई खास लगाव नहीं रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि इन्हें बचपन से ही फ़लाँ काम का शौक़ था, या वो बचपन में वो काम करते आए, मगर मैंने अपनी पहली पेंटिंग 21 वर्ष की उम्र में बनाई थी। ये रंग मेरी तन्हाइयों के साथ ही हैं। इन रंगों ने मुझे तब सहारा दिया जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे तन्हा रहने पर मजबूर कर दिया गया था। अब भी जब मुझ पर कभी डिप्रेशन तारी होता है तो मैं इन रंगों से खेल कर अपना कैथारसिस करता हूँ। अरे लगता है आप मेरी बातों से बोर हो रही हैं। बोलते बोलते वो रुक कर इसे देखने लगा। नो सर, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। आप पेंटिंग क्यों सीखना चाहती हैं? ज़ईम के पूछने पर वह गड़बड़ा गई। आपकी खातिर। वो महज सोच कर रह गई, मगर दिल की बात ज़ुबान पर लाना मुश्किल काम था। हालांकि सोफ़िया और नंदी ने इसे कितना समझाया कि अगर ज़ईम पहल नहीं करते तो इसे खुद इसे बता देना चाहिए कि वो इनसे मोहब्बत करती है, मगर वो चाहते हुए भी हिम्मत मजतमा ना कर पाती थी। कुछ कहना चाहती हैं आप? इसके हमरा चलते हुए बाहर लाउंज में आ चला आया। जी नहीं तो।
वो गड़बड़ाई और इस्तरारी कैफियत में लब काटे। ज़ईम हसन ने गहरी निगाह इस पर डाली। इसकी शफाफ नीले कंचर जैसी आंखें एक अलग ही दास्तान बयान कर रही थी। उठती गिरती पलकें और बार बार लब काटना इसकी इस्तरारी कैफियत को जाहिर कर रहा था। ज़ईम हसन के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तो गया तुम फाते ठहरे ज़ईम हसन, इतनी मेहनत रायगा नहीं गई। अपनी सोच पर वो मुस्कुरा दिया। देखिए चुबल जी नज़रें महा परी थी। महा इसके इस तरह देखने पर कंफ्यूज होगी। उफ़, आज इन्हें क्या हुआ? इसने घबराकर पलकों की झालर गिराई थी। घड़ी कलाई पर बंदी खड़ी शाम के 5 बजने का ऐलान कर रही थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। आपने बताया नहीं महा कि आप पेंटिंग क्यों सीखना चाहती हैं? बस यूं ही। वजह आप जानती नहीं या बताना नहीं चाहती? ज़ईम हसन की ज़िरक निगाह की वो कायल हो गई थी। ये भी जानते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, मगर सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। वो दिल में खुद से मुखातिब थी। आर या पार, आज फैसला हो ही जाए। वो उठ के ग्लास वाल के पास जा खड़ी हुई। ज़ईम हसन की तरफ से रुख मोड़ लिया और नज़रें ग्लास वाल के पार नज़र आती सड़क पर जमा दी। मैं पेंटिंग नहीं सीखना चाहती। इनसे बात शुरू करने के लिए तमहीद बांधी। मैं सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं, आपका यह अपार्टमेंट अच्छा लगता है। और मैं इसके करीब से आवाज़ आई तो वो चौंकी। निचला लब दांतों में दबावे इस्तफामिया नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। जी सर, वो ज़ईम हसन को सामने देख के इसकी सट्टी गुम होगी। मिस महादुरानी, आपने कभी गौर किया है कि आपकी और मेरी उम्रों में कितना फ़र्क है? मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। ज़ईम के रवैये से तकवीत मिली थी। ठीक कहती हैं आप। वो दोनों हाथ गलास वाल पर रखकर नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगा। तभी महा का पर्सनल सेल बज उठा। स्क्रीन पर चाचू का नंबर था। जी चाचू। मम्मा कब? ओके मैं आ रही हूँ। मोबाइल ऑफ करते हुए कुछ परेशान सी नजर आई। सब खैरियत है? जी, वो दरअसल मेरी मामा पाकिस्तान से आई हैं। मैं चलती हूँ, मेरा घर पर वेट कर रही हैं। चल लम्हे पहले वो ज़ईम हसन से क्या कह रही थी और ज़ईम हसन ने क्या जवाब दिया, सब जहन से मिट गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि मामा इसे इस वक्त घर पर ना पाकर कितनी नाराज़ हुई होंगी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। अपना भी कहती हैं और फिर तकल्लुफ़ भी करती हैं। ज़ईम के स्टार पर नाचारी से मानना पड़ा। रिलैक्स, आप इतनी परेशान क्यों हैं? दोनों हाथों की उंगलियां बाहम जकड़ती हुई कुछ परेशान नजर आ रही थी। दरअसल मामा को मेरा इतनी देर तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं है। और क्या करना पसंद है आपकी मामा को? लहजा बेहद सरसरी सा था। मामा बहुत असूल पसंद है, इन्हें लड़कियों का ज़्यादा देर तक बाहर रहना नहीं पसंद। फिर तो आपका डरना जायज़ है। मामा को पसंद नहीं तो आपको इनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। वैसे और क्या क्या नापसंद है आपकी मामा को? इसका लहजा कुछ अजीब सा हो गया, मगर माँ ध्यान ही ना दे सकी। इसे तो सिर्फ घर पहुँचने की जल्दी थी। ज़ईम हसन ने 2 बार एक ही सवाल दोहराया था, मगर माँ ने ध्यान ही ना दिया। ज़ईम ने एक नज़र लपकाटती माँ पर डाली और अपनी मम्मा से इतना डरती होगी ऐसा इसने सोचा भी नहीं था। डोंट वरी, आप मामा से कह दीजिएगा कि आप अपनी फ्रेंड के घर पर थी। अपार्टमेंट से ज़रा दूर गाड़ी रोकते हुए ज़ईम ने इसका सर्द हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मामा से झूठ बोलूँ? इस समय वो इतनी मासूम लगी कि बेख्तियार ज़ईम के लबों में मुस्कुराहट दर आई। कभी कभार मसलहतन झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक्स, आपको मेरी वजह से जहमत। लबों पर उंगली रखकर इसकी बात काटी। जो मोहब्बत करते हैं इनके लिए एक दूसरे का वजूद जहमत नहीं होता। ज़ईम हसन के कहने पर वो मुंह खोले हैरत से देख रही थी। इतने अरसे में पहली बार ज़ईम ने अपने मुंह से इतराफ़ किया था कि वो महा से मोहब्बत करता है। महा तो हवाओं में उड़ने लगी। मारे तशक्कुर के इसकी आंखों में पानी भरा है। ज़ईम हसन ने इसका हाथ धीरे से दबाकर छोड़ दिया और आंखों से अपने साथ का यकीन दिलाया। वो शर्मगी मुस्कुराहट लबों पर सजाए गाड़ी से उतर गई। बेवकूफ़। गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक सजाइया मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई और आंखें किसी नादीदा एहसास के तहत चमकने लगी। की दौरा पे कीड़ा इंतकाम है तेरा? तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? इसके सवाल के जवाब में मम्मा ने पहला सवाल यही किया। वो मामा, मैं सोफिया के घर। वो मर के भी मम्मा के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। तुम्हारे साथ वो शख्स कौन था? दूसरा सवाल किया गया जिसके लिए बिल्कुल तैयार न थी। वो एक लम्हे को रुकी। महा तुम चुप क्यों हो? मम्मा वो मेरे टीचर थे। तो तुम इनके साथ क्यों थी? मम्मा सोफिया के घर से वापसी पर मैं टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी थी कि सर वहाँ आ गए और उन्होंने लिफ्ट दे दी। महा ने कहने पर मम्मा के माथे पर पड़े बलों में कुछ कमी वाक़ हुई। तुम जानती हो महा, मुझे तुम्हारा देर तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं और यूँ हर किसी पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। मम्मा के लहजे की सख्ती में कमी आ गई थी। मम्मा सर बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ पढ़ाई कैसे जा रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक। अब ऐसा और सबा तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? जी। तो तुम इन्हें तंग तो नहीं करती? नहीं मामा, क्या इन्होंने कुछ कहा है? इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं खुद पूछ रही हूँ। मामा बुआ जी कैसी हैं? ठीक है, मैं दरअसल एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आई थी, तुम्हें भी कुछ बताना था। मुझे? मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। व्हाट? वो अपनी जगह से उछल कर खड़ी होगी। मेरा रिश्ता? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? सब लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं। मगर मामा इतनी जल्दी? वो तो है, मगर लड़के वालों को ज़रा जल्दी है। वो इसी साल शादी करना चाह रहे। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का अपना बिजनेस रन करता है। इन लोगों की बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, लड़का इकलौता। और प्लीज़ मामा, मुझे किसी भी XYZ से शादी नहीं करनी। क्या मतलब? मामा ने घूरा। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो ठीक है, इस साल निकाह कर देते हैं, रुखसती अगले साल, तुम्हारा बैचलर्स मुकम्मल होने की बात कर देंगे।
मामा मुझे भी बहुत पढ़ना है। तो शादी के बाद पढ़ती रहना, इन्हें कोई इतराज़ नहीं। मामा का इरादा अटल था। मामा ये आपको अचानक क्या हो गया? आप खुद ही तो कहा करती थी कि मुझे बहुत सा पढ़ना है, मुझे लाकर बोली। और ये भी मैं ही कह रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मगर मामा तुम मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही हो। कल तक तो तुम इस तरह मेरे सामने निगाह उठाकर भी बात नहीं करती थी। मामा ने सर से पैर तक इसे घूरते हुए कुछ अखज़ करना चाहा, वो गड़बड़ा सी गई। नहीं तो मामा मैं, इसने थूक निकलते हुए कहा। मामा चंद लम्हे इसे खामोशी से देखती रही। मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ और अब मैं तुम्हारा निकाह करके वापस जाऊँगी। मामा अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी, जबकि वह सोफे पर ठहर गई। आज ही तो ज़ईम हसन ने मोहब्बत का हल्का सा इशारा दिया था, और आज ही नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मगर मामा को कैसे समझाऊंगी? सारी शाम और फिर रात इसी कश्मकश में गुजर गई। मैं आई कामिन? ज़ईम हसन ने मॉनीटर पर से नज़र हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। अरे माँ, आपको भी इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई। रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए वो खुशदिली से मुस्कुराया। सर वो दरअसल, लब काटती वो हाथी उलझी उलझी नज़र आ रही थी। एनी प्रॉब्लम? सर एक्चुअली मामा मेरी शादी करना चाहती हैं, अफसरदा से लहजे में कहती सीधी दिल में उतर गई। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। एकदम वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो पड़ी। ज़ईम हसन ने निचला लब दांतों तले दबाकर एक गहरी निगाह रोती हुई वहाँ पर डाली। कुर्सी की पुश्त से सर टकाकर वह चंसाने से यूं ही देखता रहा, फिर उठकर इसके पास आ खड़ा हुआ। रोने वाले बुज़दिल होते हैं माँ, इसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया हुआ। मामा मुझे बताइए सर, मैं क्या करूं? मामा तो इसी हफ्ते मेरा निकाह कर रही हैं, तुम साफ इनकार कर दो। जी? माँ ने रोते रोते सर उठा कर इसकी तरफ देखा। मगर कैसे? साफ कह दो कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मगर क्या नहीं करती? लहजा इतना मजबूत था कि माँ बेख्तियार नजर झुका कर रह गई। मामा मुझे जान से मार देंगी। मोहब्बत इंसान को निडर बनाती है, जबकि आप अभी से हौसला हार गई। ज़ईम हसन ने कहा। आप बेखौफ होकर अपनी मामा से बात कीजिए, वो माँ है आपकी, जान से नहीं मारेंगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। हो सकता है कुछ खफकी वगैरह दिखाएं, मगर वो बिलाखर मान जाएंगी। वो कह रहा था, कनखियों से माँ की तरफ देखा जो सर झुकाए लब काटती थी, जब का शिकार लग रही थी। आप बेफिक्र होकर जाइए माँ, मैं हूँ ना, फिर काहे का डर? इसे शानों से थाम कर मुकाबिल करते हुए तसल्ली दी। आपकी मामा ज़रूर मान जाएंगी। रिलैक्स। थैंक यू सर। आंखों में चमक लौट आई थी और लबों पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। वो कमरे से निकल गई। ज़ईम ने हाथ में पकड़ा सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। मुझे नहीं देखनी कोई तस्वीर। माँ ने मामा का बड़ा हुआ हाथ छटक दिया। वो तो इस कदर बदतमीजी पर खोल कर रह गई। ये क्या बेहूद किया माँ? जब सब कुछ आप तय कर चुकी तो फिर मुझे तस्वीर दिखाने की फॉर्मेलिटी क्यों निभा रही है? माँ ने इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी। मिसेस दुरानी ने बड़ी शिद्दत से इसके बेखौफ लहजे को महसूस किया। दरपर्दा कोई और था जो माँ को हिम्मत बढ़ा रहा था। इसकी शय पर माँ आज इनके सामने इस तरह बोल रही थी। वो लड़की जो कल तक अपनी माँ किसी फ्रेंड के घर जाने से पहले या कोई ड्रेस खरीदने से पहले मामा से 100 बार पूछती थी, आज इतनी खुद सर होगी कि माँ के सामने आ खड़ी हुई थी। कौन है वो? मामा थके थके से अंदाज में कहती सोफे पर बैठ गई। जी? माँ ने चौंक कर देखा। इतनी अनजान मत बनो, वही जिसकी शय पर आज अपनी माँ के मुँह को आ रही हो। ज़ईम हसन। माँ ने सर झुका कर गोया अपने जुर्म का एतराफ़ किया। तुम्हारे साथ पढ़ता है? नहीं तो फिर मेरे टीचर है। वॉट? वही जो इस रोज़ तुम्हें छोड़ने आए थे? जी। तुम्हारा टीचर है कि यंग है? देखने में तो यंग है। टीचर है तो 30-35 से तो ऊपर का ही होगा शायद। वो मुसलसल सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें शर्म नहीं आई माँ, अपने से इतनी बड़ी उम्र के शख्स के साथ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? वो एकदम भड़क उठी थी। मामा मोहब्बत उम्रों से मशरूत नहीं होती। जी कड़ा करके कह डाला। शट अप। मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, मोहब्बत प्यार के चक्करों में पढ़ने के लिए नहीं। आप कुछ भी कहें, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ज़ईम हसन से। इसका अंदाज हटतरम था। हमेशा फैसले सुनाकर इन पर महल सबत करने वाली ममाज बेबस नजर आ रही थी। इससे कहो मुझसे आकर मिले। वो कमरे से निकलने लगी जब इसने मामा की आवाज़ सुनी। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। मामा के सामने दो जानों बैठ कर इनके हाथ थाम कर कहा। लंच के बाद मामा को किसी मीटिंग के लिए जाना था। मामा के जाने के बाद वो ज़ईम हसन से मिलने चल पड़ी। पता नहीं घर पे होंगे भी या नहीं। इनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए सोचा। 3 बार बैल बजाने के बाद दरवाज़ा खुल गया। ब्लैक पैंट और ब्लैक लाइनर वाली ग्रे कलर शर्ट में वो बुलाकर जास में नज़र लग रहा था। शायद माँ को आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। क्या नज़र लगाने का इरादा है? ज़ईम हसन के कहने पर वो खिज्जल सी हो गई। ज़ईम ने एक तरफ होकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। सब खैरियत रही? खोजती हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। मामा इतनी आसानी से मान जाएंगी, मैंने तो सोचा भी ना था। खुशी इसके अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। ज़ईम के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। आप तो ख्वामखा डरी थी, मैं ना कहता था कि वो मान जाएंगी। इससे ज़रा फासले पर टिकते हुए कहा। मामा आपसे मिलना चाहती हैं। सिर्फ नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। क्यों? ज़ईम के क्यों पर माँ ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। क्या आप नहीं जानते? लहजे में हल्की से नाराज़गी तरह आई। जानता और मैं तो खुद इनसे मिलने को बेकरार हूँ। माँ के चेहरे पर झूलती लट को बाएं हाथ से कान के पीछे अटसा। माँ झिझक कर पीछे भी। झिझकने और सिमटने के अंदाज शौक को मज़ीद हवा देते हैं। ज़ईम हसन की शख्सियत परत दर परत खुल रही थी। भला की संजीदगी बेतुकल्फ़ी की तरफ बढ़ रही थी। इसने भला ये सब पहले कहाँ देखा था? किसी मर्द से राह और रस्म का बिल्कुल पहला तजर्बा था। वो घबरा सी गई। मुस्तैद वो बहुत करीब बैठे थे। आप बताएं कब मिल पा रही हैं अपनी मामा से? जब आप कहें। तो फिर ऐसा कि कल ही ये नेक काम कर लेते हैं।
आप इनसे पूछकर मुझे बता दीजिएगा वो कहाँ मिलना पसंद करेंगी। मैं अब चलती हूँ। वो उठने लगी तो ज़ईम वही बाजू इसके कंधों पर रख दिया जो सोफ़े की बैग पर धरा था। इतनी जल्दी? वहाँ पूरी जान से लरज़ गई। ज़ईम हसन तो आज इसे हैरान करने पर तुले थे। वो मम्मा, अल्फाज हलक में अटकने लगे। क्या बहुत खौफनाक है आपकी मम्मा? नहीं तो आपके अंदाज से तो यही लगता है कल मुझे खूब तैयारी करके इनसे मिलना पड़ेगा। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? इससे तायद चाहिए तो महज मुस्कुरा कर रहेगी। मम्मा को किस तरह इम्प्रेस करना है ये सोचना बाप का काम है। जब बेटी को इम्प्रेस कर लिए तो मम्मा क्या चीज़ है? वो मुस्कुराया तो वहाँ भी मुस्कुरा दी। मैं जाऊँ? हाँ। वो जो किसी ध्यान के तहत था, चौंक गया। ठीक है, बस थोड़े ही दिनों की बात है। फिर अधूरी बात का मफहूम वहाँ अच्छी तरह जान गई। लबों पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गई। ज़ईम ने सर झटकते दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। अब ऐसे चाचू की सास की डेथ हो गई थी, इसलिए वो सबा चाचू को लेकर ग्लासगो रवाना हो गए। इनकी ससुराल ग्लासगो में थी। मम्मा जल्द से जल्द ज़ईम हसन से मिलना चाहती थी। माँ ने फ़ोन करके ज़ईम को घर बुला लिया। दोपहर के 3 बजे वो आया था। ज़ईम को ड्राइंग रूम में बिठाकर मामा को बुलाने दौड़ी। तुम यहीं रहो, जब ज़रूरत होगी मैं बुलवा लूँगी। मामा ने इसे अपने कमरे में रुकने का कहा तो मुँह बसोर कर रहेगी। मामा जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो ज़ईम की इसकी तरफ पुश थी। वो दीवार पर लगी पेंटिंग देखने में महफ था। मिसेस दुरानी ने खनकार कर अपनी आमद का ऐलान किया। ज़ईम हसन चौंक कर पलटा। तुम? ज़ईम हसन के चेहरे पर नज़र पड़ते मिसेस दुरानी के मुंह से निकला। याददाश्त तो अभी भी कमाल की है आपकी। इसके बरक्स वो बेहद पुरसकून था। कोई थचका नहीं लगा था। तुम तो अल्फाज हलक में अटक गए थे। ना चीज़ को ज़ईम हसन कहते हैं। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यकलख्त वो चिल्लाई थी। ज़ईम के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ गई। इतना गुस्सा? तुम घटिया कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ देखने की? मिसेस दुरानी के चिल्लाने पर वो इसी पुरसकून से अंदाज में मुस्कुरा दिया। बहुत तकलीफ़ हो रही है ना रमना बेगम? तुमने तो कहा था कि तुम मुझ जैसे कमज़ात तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले इंसान पर थूकना भी पसंद नहीं करती, मगर देखो आज इसी कमज़ात को तुम्हारी बेटी ने बतौर जीवन साथी पसंद किया। इसका मतलब तुम जानते थे कि महा मेरी बेटी है? बहुत पहले से। ओ तुम फ्रॉडी है, तुमने जानबूझकर मेरी बेटी के साथ ये खेल खेला। यही समझ लो। मैं इसे सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी इसे। फिर तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी रमना दुरानी, हत्ता कि खुद अपनी भी नहीं। वो बहुत पुरसकून अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा था, जबकि रमना सख्त बेकरारी के आले में उधर उधर टहल रही थी। सोचो क्या बीतेगी इस पर जानकर कि इसकी माँ कितनी घटिया औरत है। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? मेरी मजाल, ये तो मकाफाते अमल है। मैं कभी मरकर भी माँ की शादी तुमसे नहीं करूँगी। चैलेंज कर रही हो? इसका अंदाज़ ऐसा था कि रमना तड़प कर रहेगी। वो जानती थी कि ज़ईम हसन बदले की आग में झुलस रहा था, वो कुछ भी कर सकता था। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने से 20 वर्ष छोटी लड़की को फंसाते हुए? तुम्हें शर्म आई थी खुद से 6 बरस छोटे लड़के को फंसाते हुए? मैं तो फिर मर दूँ, वो दूबदू बोला था। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। अरसा व हार जीत का खेल छोड़ दिया। हम तो सिर्फ एक ही खेल खेला करते हैं, बदले का खेल, इंतकाम का खेल। वह हनूस पुरसुकून था। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश खाक में मिला दूंगी। दावा वही कीजिए जो पूरा कर पाए। तुम रमना हशमत जा को जानते नहीं हो शायद। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जानता हूँ मैं आपको। अली, अच्छा होगा तुम मेरी बेटी के रास्ते से खुद हट जाओ। मारे गुस्से के रमना की आवाज़ काँप रही थी। मैं वो अली नहीं हूँ रमना हशमत जा जो आपके इशारों पर चला करता था। अरसा मैं इस बुज़दिल को मार चुका हूँ। आवाज़ ऊंची थी ना, लहजा बेहंगम। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। कोई भी अच्छी सी तारीख रख लेते हैं, मेरी तरफ से कोई देर नहीं है। ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे से वो बाहर निकल गया। वहाँ लॉन में बने संगी बेंच पर बैठी थी। इसे देखकर दौड़कर इसकी तरफ आई। क्या बातें हुई? वो सख्त बेचैन नजर आ रही थी। वही जो होनी चाहिए थी। वो मुस्कुराया तो महा ने झेम कर सर झुका लिया। एक बात का डर है। वो क्या? महा ने सहम कर इसकी तरफ देखा। आपकी मम्मा शायद तुम्हारी उम्रों के फ़र्क को लेकर पसोपेश करेंगी, मगर एक बात याद रखिएगा महा, आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो ये कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि महा के इसके लफ्ज़ों के सहर में जकड़ी वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी। खिलाफत का मामा बिल्कुल खामोश थी। रात के खाने पर अपने कमरे से निकली। महा ने डरते डरते इनकी तरफ देखा। इनके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। मम्मा वो आपको कैसे लगे? डरते डरते पूछा तो रमना ने कड़े तेवरों से घूरा। खामोशी से खाना खाओ। खाने के बाद इसने चाय बनाई। मम्मा के कमरे में चल गई। मम्मा। वो शायद किसी सोच में गुम थी। महार के पुकारने पर चौंकी। चाय रख दो। वो चाय रख कर कुछ देर दानिस्ता खड़ी रही। शायद मामा कुछ कहे, मगर वो खामोश रही। सुनो महा, वो जाने को पलटी थी जब मामा ने पुकारा। परसों तुम्हारा निकाह है। सच मामा? ओ मामा यू आर ग्रेट। वो एकदम पुरजोश होगी। फारान जुबैरी के साथ। मामा की बात पर वो गोया करंट खाकर पीछे हटी थी। मगर मामा आप तो। लाइट ऑफ करके जाना। मामा ने करवट बदल ली। मामा मैं ज़ईम हसन के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? अपने से दुगनी उम्र के शख्स से शादी करके सिवा पछतावों को कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। वो उठकर बैठ गई। गुस्सीली आवाज़ खासी बुलंद थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फजूल बहस मत करो महा। मैंने एक बार कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर क्यों? क्या बुराई है इनमें? भले इस शख्स में हज़ार अच्छाइयाँ, मगर मैं तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं होने दूँगी। तो फिर आप वहाँ भी मेरी शादी नहीं कर पाएंगी जहाँ आप चाहती हैं।
वो पैर पटकती बाहर निकल गई। रात भर रमना ठीक से ना सो सकी थी, नींद को आंखों से रूठी हुई थी। इन्होंने शुरू से ही माँ को परवरिश इन खतूत पर की थी, वो कभी माँ के आगे बोलने की जरूरत ना कर सकती थी। हारून से शादी के कुछ अरसे बाद माँ पैदा हुई। मनपसंद जीवन साथी पाकर बेतहाशा खुश थी कि अचानक इसकी हस्ती बस्ती जिंदगी में आग लग गई। सितम यह कि आग खुद इनके अपने हाथों से लगी थी। हारून ने खुद अपने कानों से रमना और सोबिया की बातें सुनी जब वो हंस हंस कर अली से छुटकारा पाने का किस्सा सुना रही थी। इस दिन के बाद से हारून का रवैया अक्सर बदल गया था। वो इसे मक्कार और चालबाज के अलावा किसी और नाम से नहीं पुकारता था। इसे तो वो मोहब्बत भी ढकोसला लगती थी जो वो हारून से करती थी। फिर एक रोज़ खूब लड़ाई भी, और इसी लड़ाई झगड़े के दौरान हारून ने सब घर वालों के सामने रमना और अली की हकीकत को आश्कार कर दी। अक्का जान की नज़रों में वो गिर गई थी। वो दिन रात अली को याद करते और रो रो कर अपने सलूक की माफ़िया मांगा करते थे। कुछ ही अरसे बाद हारून को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। हारून के वफात के 2 माह बाद अक्का जान भी चल बसे। रमना ने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करी, फिर चंद माह के अरसे के बाद इसी कंपनी के मालिक अदरीस दुरानी से निकाह कर लिया। वो माह को भी अपने साथ ले गई थी। घर वालों का रवैया चूँकि पहले भी सर्द सा हो गया था, अदरीस से शादी के बाद इसने पलट कर भी ना देखा। मगर अदरीस एक अय्याश मर्द था। वो कली कली मंडलाने वाला भंवरा था और रमना से ये बर्दाश्त नहीं होता था। अदरीस का छोटा भाई अवैस लंदन में रहता था, जबकि बहन दुबई में मुकीम थी। अब ये रमना की बदकिस्मती थी कि अदरीस अपनी अयाश तबा के 22 बजे दरेक पैसा लुटा चुका था, जिससे कारोबार में सख्त नुकसान हो रहा था। एक रोड एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चला गया तो रमना एक बार फिर तनहा हो गई। कारोबार को नए सिरे से सहारा दिया, गिरती हुई साख को बहाल किया। दिन रात की मसरूफियत और पैसा कमाने की धुन में माह से दूर होती चली गई। माह को बुआ जी ने पाला। रमना बेहद संजीदा और सख्त मजाज हो गई थी। माह इसे दबती थी, जो रमना के लिए बाइस इत्मीनान था। लाशौरी तौर पर वो नहीं चाहती थी कि माह अपनी माँ की तरह खुदसर और ज़िद्दी हो। जब तक भाई जिंदा रहा, अवैस और हुमैरा साल में एक आध बार चक्कर लगा लेते, मगर भाई के मरने के बाद तो बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गए थे। माँ कौन सी इनकी सगी भतीजी थी जो वो इसकी मोहब्बत में खींचे चले आते। माँ को स्कॉलरशिप मिलने के बाद रमना ने इसे लंदन भिजवा दिया। अवैस माँ का सौतेला चच्चा ज़रूर था, मगर रमना की इज्जत करता था। इसलिए जब रमना ने माँ को भिजवाने की बात की तो आराम से मान गया। उफ़, काश मुझे पता होता कि ये सब हो जाएगा तो कभी माँ को यहाँ ना भिजवाती। वो बुरी तरह पछता रही थी, मगर अली को कैसे पता चला कि माँ मेरी बेटी है? वो तो अवैस को भी नहीं जानता। वो बुरी तरह उलझी हुई थी। दिल को किसी पल करार नहीं आ रहा था। वो उठकर बाहर चली आई। यूं ही दरवाज़ा खोलकर माँ के कमरे में झांका तो थक से रह गई। वो नीचे कालीन पर औंधी लेटी थी। किसी अनहोनी के ख्याल से दिल बैठने लगा। इन्होंने माँ को सीधा किया और तड़प कर रह गई। इसके मुँह से झाग बह रहा था। माँ आंखें खोलो। इसकी गाल थपथपाते वो चिल्लाई। कुछ ही फासले पर नींद की गोलियों की खाली शीशी पड़ी थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में खुद पर काबू पा चुकी थी। शुक्र है अवैस की गाड़ी घर पर थी। माँ को गाड़ी में डालकर वो सीधा हॉस्पिटल गई थी। सुसाइड केस था। माँ आईसीयू में थी। रमना पुलिस और डॉक्टर्स के दरमियान घनचक्कर बनी हुई थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई तमाम हुई। माँ की हालत अभी खतरे में थी। रमना का दिल बैठा जा रहा था। इन्हें तो आज मालूम हुआ था माँ से बेपनाह मोहब्बत करती है। खुदा खुदा करके माँ की हालत संभली, मगर अब भी नीम बेहोश थी। डॉक्टर का कहना था कि चंद लम्हे और देर हो जाती तो फिर माँ का बचना मुश्किल था, क्योंकि इसने काफ़ी तादाद में नींद की गोलियां खाई थी। रमना ने तो सोचकर ही झुरझुरी ली थी। वो माँ के सराहने बैठी थी और माँ नीम बेहोशी में सिर्फ एक ही नाम की गिरदान करी थी। रमना का दिल कट कर रह गया। सुबह के करीब कहीं जाकर माँ को होश आया। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। इसने रमना की तरफ से मुँह फेर लिया था। माँ, कि तुम्हें अपनी माँ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं? क्या आपको मेरा ख्याल है? क्यों किया तुमने ऐसा? ज़माने भर की थकन लहजे में थी। ज़ईम हसन के बगैर जीना बेमानी है। लफ्ज़ों में आंसू की मैसेज थी। ठीक है, मगर वादा करो आइंदा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। वो बेटी की मोहब्बत के आगे हार गई थी। माँ ने खुशगवार हैरत से माँ की तरफ देखा। मम्मा, आप जब तुम खुद कुछ समझना नहीं चाहती तो फिर? रमना ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। माँ ने तो अजय न दी। वो तो गोया खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि एक लम्हे की तखेर के ज़ईम हसन को ये खुशखबरी सुना दे। इससे कहो कि मुझसे आकर मिले। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। मामा की आवाज़ पर इसकी सोचें मुंतशिर हुई। मम इसने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, मगर फिर खुद ही चुप होगी। मामा इतनी मुश्किल से मानी थी। मजीद कुछ कहती हुई इनका मजाज बिगड़ जाता। जज्बात में आकर वो खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा चुकी थी, मगर वो मम्मा को मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। मामा उठकर बाहर निकल चली गई तो इसने साइड पर रखा फ़ोन सेट उठा लिया। ऑपरेटर के ज़रिए ज़ईम हसन के घर का नंबर मिलाया। तीसरी बैल पर फ़ोन उठा लिया कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं महा। वालेकुम अस्सलाम बताने की जरूरत नहीं, मैं आपकी आवाज़ से इतना भी ना वाकिफ़ नहीं। अल्फाज तो अपनायत भरे थे, मगर लहजा बर्फ़ की तरह सर था। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा मान की है। खुशी के लहजे और कपकपाती आवाज़ से मुस्तशर थी। दूसरी तरफ चंद साने को खामोशी छाई रही। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? माँ को इसकी खामोशी से अजीब सा एहसास हुआ। वो चौंक गया। हाँ मामा ने आपको घर पर बुलाया ताकि हमारे हया के वो आगे कुछ बोल ना पाई। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अल्फाज थे कि बम फटा था। माँ के मुस्कुराते लब भेज के। जी, अपनी मामा से कहना मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका लहजा बेहद खुश्क और सर था। माँ को अपने बदन से जान निकलती महसूस हुई। मगर क्यों? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या? मगर आपने तो कहा था। हमारे सदमे के वो आगे बोल ही ना पाए। इसका जवाब अपनी मम्मा से लेना।
फ़ोन बंद हो चुका था। महा गुमसुम बैठी थी। रमना अंदर दाखिल हुई तो वो सामने दीवार पर नज़र टिकाए बैठी थी। महा, महा, रमना ने पुकारा मगर वो इसी तरह बैठी रही। रमना को गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। इन्होंने महा को झंझोड़ डाला तो इसने पलकें झपकाई। महा, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मम्मा वो कहते हैं। वो टुकर टुकर माँ की सूरत देखने लगी। रमना को इसकी हालत से खौफ आने लगा। महा, रमना ने चिल्लाकर इसे झंझोड़ डाला। वो कहते हैं वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मम्मा वो झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे सिता रहे हैं ना। मम्मा वो बोलते बोलते वो रमना की आगोश में बेहोश हो गई थी। डॉक्टर, नर्स, रमना घबरा कर चिल्लाई थी। महा शदीद सदमे की वजह से शौक में चली गई। रमना सख्त परेशान थी। इनका बस नहीं चल रहा था जाकर ज़ईम हसन को गोली से उड़ा देती। वहाँ डॉक्टर के मुताबिक अगले 8 घंटे बेहद अहम थे। रमना बिल्कुल अकेली थी। वो बहुत सारा रोना चाहती थी मगर कोई ऐसा कंधा में असर ना था जिस पर सर रखकर वो जी भर कर रो सकती। सोफ़िया नन्नी अफ्ताह ख़ज़ा हॉस्पिटल पहुंची थी। सोफ़िया 2 दिन कबल ही इस्तांबुल से लौटी थी जबकि नन्नी अपने मसलों में उलझी हुई थी। इसके घर में इसकी शादी के सिलसिले में तनाज़ा चल रहा था। नन्नी के पिताजी का कहना था कि इसकी शादी अजीत से नहीं हो सकती क्योंकि इनके बाउस्ताद इस ज़ात के थे और जबकि वो खुद ब्राह्मण थे। इस बात को लेकर नन्नी के घर में खूब टेंशन थी। सोफ़िया तुर्की से लौटी तो सीधा नन्नी के पास की। वहाँ से वो दोनों महा से मिलने चल गई मगर अपार्टमेंट का लॉक लगा था। पड़ोस में रहने वाली मिसेस मार्था ने महा के हॉस्पिटल में होने का बताया। वजह इन्हें मालूम नहीं थी। सोफ़िया और नन्नी सख्त परेशानी के हाल में हॉस्पिटल पहुंची थी। महा इन दोनों को अजीज़ थी। सोफ़िया जैसी बेपरवाह और बेहिस लड़की महा के लिए परेशान हो रही थी जबकि नन्नी भी अपनी परेशानी भुलाकर महा के लिए फिक्रमंद थी। हॉस्पिटल में महा के मम्मा से मिली। आंटी आप घर जाकर रेस्ट करें, हम दोनों महा के पास हैं। सोफ़िया ने रमना का थका थका चेहरा देखते हुए कहा। मुसलसल जागने की वजह से आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। थैंक्स बेटा। वक्त तो किस्मत का भला किसे पता होता। वो धीरे से बड़बड़ाई थी। ज़ईम हसन को तो जानती होंगी आप लोग? जाने किस ख्याल के तहत रमना ने पूछा। सोफ़िया नन्नी को चौंका। महा और ज़ईम हसन के ताल्लुक और इसकी नौयत का इल्म था इसलिए चौंकी नहीं थी। मुझे ज़ईम हसन का एड्रेस चाहिए, रमना ने मज़ीद कहा। सोफ़िया नन्नी ने क्यों का सवाल उठाए बगैर ने ज़ईम हसन के घर का पता दे दिया। आप लोग महा के पास रहना बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रमना के जाने के बाद वो दोनों महा के पास बैठ के जो होशो खुद से बेगाना आंखें बंद किए लेटी हुई थी और दाएं बाजू में लगी ड्रिप करता करता इसके खून में शामिल हुई थी। तुम इंतकाम की आग में अंधे होकर इस हद तक गिर जाओगे ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बुरा किया अली, तुमने बहुत बुरा। तुम्हारी मुजरिम तो मैं थी, फिर तुमने महा के साथ ऐसा क्यों किया? वो रो रही थी और सामने बैठे शख्स के जलते सुलगते दिल पर ठंडे छींटे पड़ रहे थे। टांग पर टांग चढ़ाए बैठा वो बगौर इस रोती हुई औरत को देख रहा था। मेरी बेटी, मेरी कुल कायनात, वो मर रही है अली, इसे बचा लो अली, खुदा के लिए इसे बचा लो। मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, सिर्फ महा बची। अब मुझ में मज़ीद कुछ खोने का हौसला नहीं। रमना के इल्तिजाई अंदाज पर एक इस्तजाई मुस्कुराहट ज़ईम हसन के लबों पर बिखर गई। बस इतना सा हौसला था रमना बीबी? खुद को ज़रा सी चोट लगी तो तड़प उठी और मैं? मेरी तो रूह तक छलनी कर दिया था तुमने। इज़्ज़त सिर्फ औरत की नहीं होती, किरदार का आईना एक सा होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। उंगलियां मर्द पर भी उठती हैं। तुमने मेरी इतनी बरसों की बनाई इज़्ज़त को खाक में मिला दिया, मुझे अक्का जान की नज़रों से गिरा दिया। आज भी जब वो तहकीर भरी नज़रों याद करता हूँ तो तड़प उठता हूँ। हारून के जूतों की ठोकरें आज भी मेरे बदन को इसी तरह ज़ख़म कर देती हैं। पहले लोग मुझ पर तरस और हमदर्दी भरी नज़रों से देखा करते थे मगर तुम्हारी मेहरबानी से इन नज़रों में हमदर्दी की जगह नफ़रत, तहकीर और बेदपारी ने ले ली। और तुम रमना हशमत जा सिर्फ इतनी सी तकलीफ पर तड़प उठी। बरसों का अलावा आज फट पड़ा था। रमना मुजरिमों की तरह सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ मगर इसकी सज़ा तुम मेरी मासूम बेटी को क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। इतने जालिम मत बनो अली, तुम जानते हो वो तुम्हारे इश्क में बुरी तरह पागल है। मेरे इनकार पर वो खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी है और इस वक्त तुम्हारा इनकार सुनने के बाद वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं तुमसे अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। मुझे जालिम कहती हो? तुमने मेरे साथ क्या किया था? जाओ रमना बेगम, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करनी। यही तुम्हारी सज़ा कि तुम सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को तड़पता हुआ देखती रहो। कम उम्र में लगे घाव बहुत गहरे होते हैं, उम्र की नकदी घटने के साथ मज़ीद बढ़ते हैं। तुम्हारा दिल पत्थर का हो चुका है अली, रमना ने अपने आंसू पहुँचे। मुझे धोखेबाज कहते हो मगर ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम खुद क्या हो। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुमने भी तो एक मासूम लड़की के साथ खेल खेला, इसके जज्बात, इसके अरमानों का गला घोंट डाला। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो। एक कमज़ोर लड़की के जज्बात से खेल कर खुद को फाते समझ रहे हो। एक मासूम लड़की की आह लगेगी तुम्हें। रमना ये कहकर रुकी नहीं। ज़ईम हसन थके थके अंदाज में सोफ़े पर गिर सा गया। मुझे माफ़ कर देना महा, इसने आंखें मूंद कर सर सोफ़े की पुष्ट पर टका दिया। जा दफ़ा हो फिर, उन तक की कसूर सी बेचारी था। रमना जा, ये मत भूलना कि हर अमल का मकफ़ात अमल भी होता है। मैं हमेशा के लिए वहाँ से निकल आया था तब मैंने अली हसन का वजूद ख़त्म करके ज़ईम हसन बनने का फ़ैसला किया। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, हसीब रज़ा, मेरे साथ ही पढ़ता था। इसका ताल्लुक़ खाते पीते घराने से था। इस कठिन वक्त में इसने मुझे सहारा दिया। मैं इन दिनों बेहद चिड़चिड़ा हो गया था, दुनिया से बिल्कुल कट कर रह गया। ज़हनी इंतशार की हालत में मैंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई जो हसीब को बेहद पसंद आई। इसी की कोशिशों से मैंने तलीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया। हसीब के अलावा इसके घर में इसकी वालदा और बड़ा भाई रहते थे। हसीब की वालदा ने मुझे कभी हसीब से अलग नहीं समझा, वो मेरा बेहद ख्याल रखती थी। तब मुझे पता चला कि माँ क्या होती है। इन्हें देखकर मेरे दिल में शिद्दत से एक कमी का एहसास जागता था। हसीब के मामू लंदन में रहते थे, इन्होंने हसीब को अपने पास बुलवा लिया। हसीब चला गया, 2 साल में भी अपना
मैं भी अपना मास्टर मुकम्मल कर चुका था। हसीब को गए हुए 3 वर्ष हो गए थे, वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा था। तब वो हादसा हो गया जिसमें हसीब को वापस आना पड़ा। एक हादसे में हसीब के बड़े भाई सुहेब की दोनों टांगें ज़ाया हो गई थी। हसीब के वालिदा सदमे से निढाल थी, मैंने इन्हें संभाला हुआ था। हसीब का अपना भी बुरा हाल था। मैं इन दिनों मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज़ करने के अलावा मुकामी कॉलेज में लेक्चरार के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा था। हफ्ता हफ्ता हालात मामूल पर आ गए। सुहेब भाई जो मजदूरी की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे, मेरे उकसाने पर इन्होंने एक सुपर स्टोर खोल लिया। ज़ाहिर इनकी जॉब खत्म हो चुकी थी, घर बहुत बड़ा था और मेन रोड पर वाक़ था। बैठक को एक सुपर स्टोर में बदल दिया गया। हसीब ने लंदन में मेरे लिए बतौर कंप्यूटर लेक्चरर की जॉब तलाश कर ली और मैं चाहता था कि मैं भी वहाँ चला आ जाऊँ। मैं नहीं जाना चाहता था, मगर हसीब के स्टार और माजी के कहने पर मैं मान गया। लंदन में मैंने मज़ीद कुछ कोर्सेज़ किए, साथ ही मैंने पेंटिंग का शुगल भी जारी रखा। हसीब की शादी हो गई थी। इसकी बीवी इसकी कज़न थी। वो चाहता था कि अपनी फैमिली को लंदन बुला ले, मगर माजी राज़ी ना होती थी। हसीब मुझ पर भी अक्सर शादी के लिए दबाव डालता, मगर मैं जैसे अंदर से मर चुका था। मुझे औरत के नाम से भी नफरत हो चुकी थी। कई लड़कियों ने मेरे करीब आने की कोशिश की और कई एक तो मेरी खातिर इस्लाम कबूल करने को भी तैयार थी, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मेरी लड़की से दूरी रहा करता था। और तब 18 वर्ष बाद मैंने इसे हेथ्रो एयरपोर्ट पर देखा था। वही नाक नक्शा, वैसा ही रंग और वैसी गहरी नीली झील जैसी आंखें। फ़र्क सिर्फ एक था कि जरा बहुत मासूम और घबराया घबराया से था। वो हसीब से बात करी थी। इस लड़की को देखकर खुद ब खुद मेरी आंखों में वहशत सी उतरे। मुझे लगा कि वो लड़की मुझे देखकर कुछ खौफज़दा हो क्योंकि मेरी से दूसरी मुलाकात भी इत्तफाक़िया थी। वो मुझसे टकराई थी और इसके हाथ में मौजूद आइसक्रीम मेरे कपड़े दागदार करके थी। मुझे देखकर इसकी नीली आंखें हैरत और खौफ से फैल गई थी। मैं कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया। मेरी इससे तीसरी मुलाकात बड़े अजीब से हालात में हुई। हसीब के साथ रात के तक रहने के बाद अपने घर वापस जा रहा था जब मुझे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मदद के लिए पुकारी थी और 3 लड़के से ज़ुद्द कोप कर रहे थे। मुझसे रहा ना क्या। 3 हप्पी टाइप लड़के थे जो मेरे हाथों ज़रा सी धुनाई के बाद भाग गए और तब मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी तो हैरत का झटका लगा। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो रही थी। मैं इसे अपने घर ले आया क्योंकि इसके चचा का घर जहाँ वो रहती थी वो लॉक था। इसकी शक्ल जानी पहचानी थी, मगर नाम शक में डाला था वो महादुरानी थी। अगर वो रमना की बेटी होती तो इसका सरनेम जा होना चाहिए था, क्योंकि रमना की शादी हारून जा से हुई थी। जब मुझे ये पता चला कि माँ इसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ मैं पढ़ा था, तो मुझे जाने को मुझसे रहा ना गया। मैंने कॉलेज रिकॉर्ड में से महा दुरानी का रिकॉर्ड चेक किया, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। रमना इसकी माँ थी। बतौर गार्जियन रमना दुरानी की तस्वीर और दस्तखत भी मौजूद थे। बरसों पुरानी नफरत दिल में फिर से जाग उठी। महा मुझे पसंद करने लगी थी, ये मैं जान चुका था। पहले पहले मुझे सख्त गुस्सा आया, क्योंकि वो मुझसे तकरीबन 19-20 वर्ष छोटी थी। जब इसने खुद से मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ख्याल से मैं चौंक उठा। रमना चाह का बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। मैंने महा की हौसला अफजाई की, इसे अपने प्यार में जकड़ लिया। सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा था। मुझे महा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सिर्फ रमना से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मैं इसमें कामयाब भी हो गया। अभी कुछ देर पहले बुरी तरह रो रही थी, मुझसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही थी। सिर्फ महा की खातिर वो मेरे कदमों में गिर पड़ी थी। माँ इसकी इकलौती बेटी थी। मैं महा की पहली और आखिरी चाहत था। वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मैंने क्या किया। जाओ रमना बीबी, चली जाओ यहाँ से। नहीं करनी मुझे तुम्हारी बेटी से शादी। वैसे भी क्या होगा तुम्हारा जब तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि वो जिससे शादी करना चाहती है बरसों पहले इसकी माँ इसी शख्स के साथ मोहब्बत का खेल खेल चुकी है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नफरत है मुझे तुमसे। मेरा इंतकाम पूरा हो चुका था। वो रोती हुई चली गई, मगर जाने के मेरा दिल ठीक तरह से खुश नहीं हो पाया था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो पाकिस्तान वापस जा रही थी। जाने से चंद घंटे कबल वो मेरे पास आई। पूरे 2 हफ्तों बाद मैं इसे देखा था। वो बेहद कमज़ोर हो गई थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। इस सूरत हाल में मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। मेरा ख्याल था वो कभी भी मेरे पास जवाब तलबी के लिए नहीं आएगी। लॉन दीजिए। ज़हीम हसन, बहुत बुरे हैं आप बहुत बुरे। क्या मिला आपको मेरे अरमानों का खून करके। मेरे जज्बात से खेल कर क्या पा लिया आपने। मैं तो खलूस दिल से आपको चाहा था, आपके साथ की तमन्ना की थी, मगर आपने मेरे साथ महज खेल खेला। आप तो मेरी नज़रों में गिर चुके हैं कि मगर मैं खुद ही अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। और वो बिना जवाब तलब किए वापस मुड़ गई। मैं अपनी जगह साख सा बैठा था। हसीब पाकिस्तान से वापस आ गया, मैं इससे कुछ छुपा नहीं सकता था। ये सब सुनकर वह हैरत और खफकी के मिले जुले तासरात लिए मुझे देख रहा था। ज़हीम हसन, तुम तो रमना हशमत जा से भी ज़रा गिरे हुए निकले। एक मासूम लड़की के साथ इतना खौफनाक खेल खेलते हुए तुम्हें ज़रा रहम ना आया। काश मुझे पता होता कि दर पर्दा तुम इस लड़की के साथ इतना घिनौना खेल खेल रहे हो। तुम कभी उसको तुम्हारे करीब भटकने ना देता। अपने इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें एहसास भी ना हो कि इस लड़की का क्या होगा। बहुत बुरा किया तुमने ज़हीम हसन। हसीब शायद पहली बार इतने गुस्से में बोल रहा था। और जो मेरे साथ हुआ, मैंने कमज़ोर लहजे में अपना दफा करना था। तो इसका बदला तुमने एक बेकसूर लड़की से लिया। मैंने इसकी माँ से बदला लिया। बहुत बुरा किया तुमने ज़हीम। तुम जैसा डिसेंट सोबर शख्स ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। हसीब तासुफ से सर हिला रहा था। माँ अच्छी लड़की थी, तुम चाहते हो तो इससे शादी। अगर मैं चाहता तो। ज़हीम ने इसकी बात काटी। सारी बात तो इसे चाहने ना चाहने की है। तुम जितना मर्जी इनकार करो, हकीकत यही कि कहीं ना कहीं तुम भी इस लड़की से मुतासिर हो चुके हो। हसीब नाराज़गी से कहता उठकर चला गया। मैंने सर झटक दिया। आगे जाकर पता लगूगा पता कितना सर झटकना। आज पूरे 20 वर्ष बाद मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है। आज से 20 वर्ष पहले मैं जब यहाँ से किया तब मैंने अहद किया था कि दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा, मगर आज 20 वर्ष बाद अपना अहद तोड़ने पर मजबूर हो गया। वजह मेरे अजीज़ जान दोस्त हसीब रज़ा पर टूटने वाली क़यामत थी। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में आने वाले होलनाक ज़लज़ले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हसीब का घर तो लाहौर में था, मगर इसकी फैमिली इन दोनों मुजफ्फराबाद में थी जब ये क़यामत के ज़लज़ला आया।
मुजफ्फराबाद में हसीब की ससुराल थी। माँ जी, भाभी और बच्चे सब वहीं गए हुए थे, क्योंकि भाभी की छोटी बहन का शादी थी। सुहेब भाई का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका था। इस खौफनाक सिलसिले में हसीब का पूरा घराना तबाह हो गया। माँ, बीवी, बेटा सब मौत के मुंह में चले गए थे। सिर्फ 4 साल मुनीब बचा था, जो खौफ के मारे सहमा हुआ था। मैं लुट गया ज़ईम, मैं बर्बाद हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा यार। वो 40 साल मजबूत मर्द मेरे गले लगकर बिलक बिलक कर रो दिया। मैं जो खुद पर ज़ब्त किया खड़ा था, बेख्तियार से सक उठा। हसीब का गम मुझसे जुदा न था। हसीब को बमुश्किल संभाला। वो भी मुनीब को आगोश में लिए कुछ देर के लिए बहल गया। मुकम्मल मुल्क भर में रज़ाकार वहाँ जोक तर जोक जमा हो रहे थे। तब मैंने फ़ैसला किया, तब जब तक हो सके मैं रज़ाकाराना तौर पर यहाँ रहूँगा। हसीब ने भी मेरा साथ देने का फ़ैसला किया। मुझे इसके हौसले पर हैरत हुई थी। मुनीब को इसने लाहौर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिया। जिंदा बचाने वाले की हालत मुर्दों से बदतर थी। लोगों की बड़ी तादाद मासूर हो चुकी थी। एक स्कूल के मलबे तले दबे बच्चों की लाशें निकालते हुए अपने आंसुओं पर काबू न रख पाए। 3 दिन बाद मलबे तले दबी एक लड़की को मौतजाना तौर पर जिंदा बचा लिया गया था। इसे फौरी तौर पर मेडिकल कैंप में ले जाया गया। मैं वहाँ एक बच्चे को लेकर गया तो इस लड़की पर नज़र पड़ी। मेरा दिल धक से रह गया। ये चेहरा मैं लाखों में पहचान सकता था। वो आंखें मूंदे हुए थी। दर्द की शिद्दत इसके चेहरे से मुतरशरा थी। इसका दायां बाजू बुरी तरह जख्मी था। माथे पर भी चोट आई हुई थी। इसका गहरा नीला लिबास खून और मिट्टी से हटा हुआ था। बाएं आस्तीन फट चुकी थी। दुपट्टा नदारत, मगर वो शायद नीम बेहोशी की हालत में थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके मुंह से बेरबत से अल्फाज निकले थे। डॉक्टर, ये अब कैसी है? सईम ने इस डॉक्टर से दरियाफ्त किया जो इसके माथे पर बैंडेज कर रहा था। ये मुआवजा ये कि 3 दिन मलबे तले दबे रहने के बावजूद भी ज़रा चोटें नहीं आई। वैसे आप इनके, डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। रिश्तेदार हैं मेरी, प्लीज़ आप इन्हें संभालिए और कुछ खिलाने की कोशिश कीजिए। पूरे 3 बरस बाद इसे देखा था, वो बिल्कुल वैसी थी। वो कुछ देर बाद मुकम्मल होश में आ गई थी। गायब दिमाग के आलम इर्द गिर्द देख रही थी। इसके जख्मों से टीसे उठ रही थी, जिस पर वो खासी बेचैन मालूम हो रही थी। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। अचानक वो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। ज़ईम इसके सहारे बैठा था। वो इधर उधर सर पटक रही थी। महा, ज़ईम ने पुकारा, मगर वो मुसलसल रो रही थी। मेरी मम्मा को बुलाओ, वो भी वहाँ। आंसू में जुमला मुकम्मल न कर पाई। ज़ईम ने इसके सर सीने से लगाकर थपका। तसल्लिया में इस लमस पाकर वह नए सिरे से बिखर गई। इसके आंसू ज़ईम हसन की शर्ट को भिगो रहे थे। तभी हसीब अंदर दाखिल हुआ। महा, होश करो महा, कुछ नहीं हुआ आपकी मामा को। ज़ईम तसल्ली दे रहा था। हसीब लपक कर इसके पास है। ज़ईम, ये महा। हसीब के दरियाफ्त करने पर ज़ईम ने इस बात में सर हिला दिया। हसीब के चेहरे पर तासुफ भरे तासुरात उभर आए। महा मुसलसल हो रही थी। चंद लम्हों में वो गाफिल हो गई। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है क्या? वो दोनों इसके सोने के बाद बाहर चले। हसीब ने ज़ईम से दरियाफ्त की, जो शायद किसी गहरी सोच में गुम था। इसके चेहरे पर तफक्कर फैला हुआ था। बैरूनी चोटें तो ज़्यादा नहीं है, अंदरूनी चोटों का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है महा की फैमिली भी इस हादसे का शिकार हो गया। हसीब की आंखें लहू रंग हो रही थी। शायद इसे अपने घर की बर्बादी याद आ गई। ज़ईम ने कोई जवाब न दिया। जिस सवाल का जवाब वो गुज़िश्ता 3 बरसों से तलाश कर रहा था, आज एक पल में वो जवाब पा लिया था। सिर्फ एक लम्हा, और वो जान गया कि महा इसके लिए क्या थी। महा की तकलीफ पर वो जिस तरह तड़प उठा था, ये कैफियत खुद इसके सवाल का जवाब थी। ज़ईम हसन, मान लो कि वो लड़की कहीं ना कहीं तुम्हें भी मुतासर कर चुकी है। 3 बरस तक इस जुमले की गूंज से परेशान करती रही। इन 3 बरसों में वो एक पल को भी महा की याद से गाफिल नहीं रह सका। तोहफा तुम पर ज़ईम हसन। वो सर छटकर खुद को सरजनिश करता, मगर दिल अब इसके इख्तियार से बाहर था। वो रात इसने जाकर गुजारी थी। अगर चमदादी कामों में हिस्सा ले रहा था, मगर महा की तरफ से एक लम्हे को भी गाफिल नहीं हुआ। हसीब फिलहाल खामोशी से इसकी बेचैन कैफियत को नोट कर रहा था। महा दवा के ज़ेरे सर सो रही थी। ज़ईम गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए बैठा था। तभी से अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। पलट कर देखा तो हसीब को मौजूद पाया। कुछ देर आराम कर लो, मैं ठीक हूँ। तीमारदार बीमार पड़ जाए तो बीमार का क्या बनेगा? लहजे में शगुफ्ती पैदा करने की शाउरी कोशिश की। तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। ज़ईम ने फिक्रमंदी से हसीब को देखा, जो चंद दिनों में कमला कर रह गया था। इसका दुख तो वाकई बहुत बड़ा था, मगर फिर भी कितने हौसले से दूसरे दुखी लोगों की मदद कर रहा था। अब किस्मत में आराम कहाँ? लहजे में बरसों की थकन थी। तसल्ली या तशवी के लफ्ज़ इसके गम के आगे बहुत छोटा था, जो तुमने और तुम जैसे हज़ारों लोगों ने उठाया। क़यामत शायद ऐसी ही होगी, मगर ये ज़िंदगी जीना पड़ता है यार। इस बच्चे को देखो जो अपना पूरा ख़ानदान खो चुका है। इसके बदन पर महंगा लिबास है जो फट चुका है। बाकियात ज़ाहिर करते किसी अमीर घराने का चश्मा चरागा, मगर अब यतीम और लावारिस है। कितने सुकून से सो रहा है। हालांकि कुछ देर पहले तक वो रो रो कर अपनी माँ को पुकारा था। और वो देखो, वो बूढ़ा शख्स जो सारा दिन अपने जवान बेटों की लाशें निकालता रहा, और अब इस वक्त खून से सने हाथों से चावल खा रहा है, क्योंकि पेट अंदर मांगता है। जीने की खातिर खाना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत बेरहम है यार। बोलते बोलते इसकी आंखें मूंद कर सर झुका लिया था। पता नहीं आजमाइश है या इज़ाब इलाही का नज़ूल हुआ। ये हम पर रब की तरफ से आजमाइश है। खुदा हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है, जो इनकी उम्मत पर दिगर अंबिया कराम की कौमों की तरह अज़ाब नाजिल न करने का वादा किया गया। वरना हमारे गुनाह तो किसी तौर पर इन कौमों से कम नहीं है। इसलिए इसे इज़ाब इलाही मत बोलो। ये तो इस माबूद हकीकी की तरफ से नाराज़गी का इजहार है। हम जैसे गुनाहगारों के लिए एक तरफ से वार्निंग है कि अभी भी वक्त है, आखिरत को संवारने का इंतज़ाम कर लें। तुम क्या समझते हो, ये लोग जो लुकमा अजल बन गए, ये हमसे ज़्यादा गुनाहगार थे जो मर गए, या हम इनसे ज़्यादा नेक और परहेज़गार है जो महफूज है? अरे हम तो खुशकिस्मत है कि हमें एक और मौका दिया गया संभलने का, अपनी आकबत संवारने का। ज़ईम के अल्फाज हसीब के दिल पर असर कर रहे थे। सुबह के करीब महा को होश आ गया। मम्मा, इसे याद है कि मम्मा के साथ इनकी फ्रेंड सोबिया की बेटी की शादी में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद आई थी। मेहंदी से 2 दिन पहले ये सानिया पेश आ गया, जिसने हंसते हंसते घरों को वीरान कर दिया। पूरा शहर को सफ़ा हस्ती से मिट गया था। मम्मा का ख्याल आते वो परेशान होगी। पता नहीं मम्मा कहाँ होंगी।
हेलो लिटिल गर्ल, हाउ आर यू। मानूस आवाज़ और लहजा महा ने सर उठाकर देखा तो हसीब रज़ा को मौजूद पाया। लबों पर धीमा सा तबस्सुम सजाया वो इसी को देख रहा था। सर आप कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। वो एक लम्हे को रुकी। आप यहाँ? मेरा मतलब है ज़हन पर ज़्यादा बोझ मत डालो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो इसकी बात कता करते हुए धीरे से मुस्कुराया। महा को इसकी मुस्कुराहट के फीकेपन को शिद्दत से महसूस किया। मम्मा कैसी हैं? वो मेरे साथ ही थी। कहाँ है वो? मुझे इनके पास जाना है। महा, वो तलाश जारी है, अभी आपकी मम्मा का पता नहीं चल सका। हसीब की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह मुतमिन करे। महा जहाँ थी वहाँ थम कर रह गई। इस दुनिया में सिर्फ माँ इसका वाहद सहारा थी और वो इन्हें खोने के ख्याल से लरस गई थी। वो हर वक्त मम्मा की सदमारी का रोना रोती रहती थी, मगर इन 3 सालों में मामा ने इसे इतना प्यार दिया कि वो इनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो बेचैन सी रही थी। जब भी हसीब से मामा के मुताल्लिक पूछती तो वह नजरें चुरा जाता, जिस पर इसका दिल डूब जाता। शाम के साए गहरे हो रहे थे। एक और दिन अपने दामन में सिसकियाँ और आहेलिए ख़त्म हो गया। ज़ईम हसन दानिस्ता इसके सामने नहीं आया। शायद इसमें महा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ढलती शाम के गहरे होते साए और माहौल पर छाई मुहीब सन्नाटा अजीब सा तासर पैदा कर रहा था। अज़ीम अपने खेमे से दूर एक बड़े पत्थर पर बैठा था। तब इसकी नज़र सामने आती महा पर पड़ी। दायां बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था, टांगों पर मामूली खराशें थी, सर पर पट्टी बंधी थी। सर्दी बढ़ रही थी और वो किसी भी शाल और स्वेटर से बेनियाज इधर उधर मतलाशी निगाहों से देख रही थी। खुश्क हवाएं बदन में कपकपी पैदा कर रही थी और तब ज़ईम हसन से ज़रा फासले पर वो ठिठक कर रुक गई। 3 साल बाद इसे देखा था। महा को इसे शदीद नफरत महसूस हुई। वो तेरी से पलटी मगर तवासन बरकरार न रख पाई और ज़मीन बोस हो गई। ज़ईम लपक कर इसकी तरफ किया। दाएं बाजू के पल वो गिरी थी और अब तकलीफ की शिद्दत से दूरी हो रही थी। महा, ज़ईम ने इसको सहारा दिया। वो इसका हाथ झटक देना चाहती थी मगर ऐसा न कर सकी। दर्द इतना शदीद था कि इसे खड़ा होना महाल हो रहा था। ज़ईम इसे सहारा देते हुए अपने और हसीब के मुश्तरका खेमे में ले बैठने के बाद ज़रा सांस बहाल हुई तो इसे ज़ईम हसन की मौजूदगी का एहसास हुआ। आर यू ऑल राइट? ज़ईम के पूछने पर महा ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। ज़ईम हसन ने इसके साथ जो किया था इसके बारे से रद्द-ए-अमल मतवक्का था। तभी हसीब चला। महा को वहाँ देखकर एक लम्हे को रुका, फिर ज़ईम की तरफ देखा जो चेहरे पर पतलीले तासुरात सजाए खड़ा था। महा की नज़र हसीब पर पड़ी। सर आप प्लीज़ मुझे बाहर तक छोड़ देंगे? इसका लहजा कतियत भरा था। हसीब को मानती बनी। ज़ईम चुपचाप बाहर निकल गया। महा, भी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। इनके ख्याल में तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ हॉस्पिटल में मुमकिन है। तो ये कि कल एक हेलीकॉप्टर लाहौर से अमदादी सामान लेकर आ रहा है। चंद शदीद ज़ख्मियों को इसमें लाहौर भिजवाया जा रहा है और तुम भी कल जा रही हो। मगर मैं मुतज़ब्ज़ब का शिकार हुई। महा, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, हम हैं ना यहाँ। तुम्हारी मम्मा का सुराग मिलते तुम्हें मतला करेंगे। मैं ठीक हूँ यहाँ और भी तो लोग हैं। ज़िद मत करो महा। हसीब के कतई लहजे पर वो खामोश हो गई थी। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुसलसल 4 घंटों से रो रही थी। अब तो आंसू भी खुशक हो चुके थे। वक्फे वक्फे से सिसकियाँ लेती वो बिल्कुल निढाल लग रही थी। इसकी हालत देखकर ज़ईम और हसीब दोनों के दिल दुख से भर गए। जमुना की डेड बॉडी मिल गई थी जो बड़ी मुश्किल से शिनाख्त की गई। महा तो देखते बेहोश हो गई। 2 घंटों बाद होश में आई और इसके बाद से मुसलसल रो रही थी। महा, इसके रोते रोते सर उठाकर देखा ज़ईम हसन खड़ा था। चलो हेलीकॉप्टर रवानगी के लिए तैयार है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, समझिए? वो चीख कर बोली। महा, जिद मत करो, चलो। मुझे कोई इलाज विलाज नहीं करवाना, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकता। ज़ईम का नरम लहजा सख्त हो गया। वैसे जैसे पहले छोड़ दिया था। वो चिल्लाई। मैं यहाँ रहूँ या वहाँ? ये आपका हेडिक नहीं लहजा किसी भी मुरव्वत से आ रही था। मैं और हसीब भी आज वापस जा रहे हो, तुम भी हमारे साथ चलियो। मज़ीद इनकार मैं नहीं सुनूंगा। कतियत से कहता हुआ पलट गया। हसीब इसे लेने आया तो वो चुपचाप उठ खड़ी हुई और शाम तक वो लाहौर में हसीब के घर पर थे। और यहाँ आकर वहाँ को पता चला कि इस थाने में हसीब भी अपना सब कुछ खो चुका था। वो इस शख्स के हौसले की दाद दिए बिना न रह सकी। चंद दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सेहतियाब हो चुकी थी। जब तक हॉस्पिटल में रही हसीब मतवातर इसके पास आता रहा। अलबत्ता ज़ईम को इसने सिर्फ एक बार देखा था। अब मसला महा की रहाइश का था। एक मामू एक चचा दोनों मुल्क से बाहर, फूफियाँ और खालाएँ अपने अपने घरों वाली थी। कोई कहाँ कोई कहाँ। महा तो कभी इनके घर नहीं गई थी। ले दे के सिर्फ अफैज चाचू थे मगर वो लंदन में थे। हसीब ने इतला की तो वहाँ से खासा सर्द रिस्पॉन्स मिला। बकौल इनके महा इनकी सगी भतीजी नहीं थी। सिर्फ रमना भाभी की बात मुरब्बत में न टाल सके थे वो। अब जबकि वो नहीं रही तो वो महा की जिम्मेदारी उठाने से गुरेज़ां थे। हसीब को शदीद गुस्सा है। महा को अब ऐसे चाचू से इतने कठोरपन की उम्मीद नहीं थी। तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। बस आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। महा के सर पर हाथ रखते हुए बोला। महा का दिल भर आया। थैंक यू सर, मगर ये सरवट छोड़ो, भाई कहा करो मुझे। हसीब ने टोक दिया। ज़ईम चुपचाप बैठा देख रहा था। तो ज़ईम ने अंकल कह दिया कर। मैं कोई जॉब कर लूँगी, यहाँ मेरा घर है, मैं वहाँ रह लूँगी अकेली। शायद मुकद्दर में यही लिखा। भाई के होते हुए बहन तन्हा रहे, मुझे गवारा नहीं, तुम बस यहीं रहोगी मेरे पास। हसीब के मान पर अंदाज पर भी इनकार न कर पाई। हसीब का इरादा पाकिस्तान में रहकर अपना को कारोबार सेट करने का था। ज़ईम एक वहाँ की छुट्टी लेकर आया था और अभी इसकी छुट्टी में 10-12 दिन बाकी थे। महा 4 साल मुनीब के साथ बहल गई। हसीब के रिश्ते की बुआ जो बेवा थी और तन्हा रहती थी, इन्हें वो साथ ले आया था। वो बेऔलाद थी, बेहद मुशफ़क़ खातून थी। हसीब ज़ईम महा सबसे बिला तफरीक प्यार करती थी। ज़ईम महा ज़ईम से बात नहीं करती थी, इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। वो इसका ये तर्ज़ अमल ज़ईम के अंदर एहसास जुर्म जगाने लगा। वो इसे बात करना चाहता था मगर महा मौका ही नहीं दे रही थी। इंग्लैंड वापसी से 2 रोज़ कबल इसे मौका मिल गया। हसीब ने मुनीब को घुमाने ले गया था। बुआ जी सो रही थी। महा लॉन में बैठी थी जब वो वहाँ चला है। ज़ईम को देखकर महा उठकर जाने लगी। रुको महा, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सुननी। वो आगे बढ़ने लगी तो ज़ईम ने इसका बाजू तो बोझ ले लड़खड़ा कर उसके सीने से आ लगी। क्या बदतमीज़ी है ये, अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्लाई।
तुम बहुत बदल गई हो, ज़ईम ने बकौर इसका चेहरा देखते हुए कहा। मिस्टर ज़ईम हसन, मुझे इतनी बेतकल्फ़ी पसंद नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। नाराज़? ज़ईम की बात काटते हुए कहा। खफा इनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो, और मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम, मगर तुम शायद कभी समझ नहीं पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो तासुफ से सर हिलाने लगा। ज़ईम हसन साहब, आप में और रमना हशमत जा में क्या मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया जो मैं आज सिर्फ आपसे की थी। आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ से बदतमीज़ी की, और आपने मेरे साथ क्या किया? मोहब्बत का खेल खेल कर मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। मैं भी कितनी पागल थी ना कि फ़रेब को मोहब्बत समझ बैठी। इसे पता भी ना चला कि आंसू उसकी गालों को भिगो रहे थे। ज़ईम गुम खड़ा था। वहाँ हकीकत से वाकिफ़ होगी इसे अंदाज़ा न था। इसे एकदम अपना आप इसके सामने छोटा लगने लगा। वो रोते हुए अंदाज में भाग गई थी, और ज़ईम हसन सूदो ज़िया के हिसाब में उलझता वहीं खड़ा रह गया। इस रोज़ ऑफिस से वापसी पर बुआ जी के कमरे के सामने से गुजरते अपना नाम सुनकर ठुठक कर रुक गई। इसने बुआ जी को अपना नाम लेते सुना था। वहाँ इतनी अच्छी लड़की है हसीब बेटा। ओफो बुआ जी, आपने इसे सोचा भी कैसे? वो झंझला कर बोले। क्या मतलब? वो बहुत छोटी है और मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती। तुम माशाल्लाह जवानी हो, 40-42 कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं है। मुनीब को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें जीवन साथी की। मैं देखती हूँ इस बच्ची ने कैसे इस घर को संभाल लिया। तुम इससे शादी कर लो बेटा। बुआ जी प्लीज़, माँ को मैंने बहन कहा ही नहीं, दिल से माना है। प्लीज़ आप माँ के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दीजिएगा। बेटा मैं तो इसलिए कह रही थी कि आस पड़ोस लोगों में जैम गोइयाँ हो रही है कि एक गैर लड़की हूँ, एक नामहरम के घर पर क्यों रह रही है। मैंने सोचा रिश्ता बन जाए तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। हसीब के सख्त तेवरों पर बुआ जी भी घबरा कर सफाई पेश करने लगे। लोगों को तो फजूल बकने की आदत है, आप कान ना धरा कीजिए। हसीब भाई को बाहर आते देख मैं जल्दी से आगे बढ़ गई। चंद दिनों बाद हसीब भाई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। इनका अंदाज एक जिम्मेदार भाई की तरह था जो जल्द से जल्द बहन के फर्ज से सुबकदोश हो जाना चाहते थे। अगर मैं चंद रोज़ पहले बुआ जी और हसीब भाई की गुफ्तगू सुनना चुकी होती तो शायद इनकार कर देती कि अब मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं कुछ बोल ना पाई, फ़कत चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो पड़ी। हसीब भाई घबरा के, क्या हुआ वहाँ कि तुम्हें मेरे फैसले से खिलाफ है? नहीं तो बस यूं ही मामा की याद आ गई थी। मैंने घबरा कर बात में नहीं, हालांकि इस समय मुझे इस शख्स का ख्याल आया जिसने मुझे छोड़ दिया था। अगर तुम राज़ी नहीं हो तो ऐसी कोई बात नहीं, आप जो बेहतर समझते हैं वो कीजिए। मैंने इन्हें सब इख्तियार दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वाकई मुझे अपना समझती हो। मेरा वादा है कि मैं अपनी बहन के लिए बेहतरीन जीवन साथी का इंतखाब करूँगा। मेरे सर थपकते हुए वो मुझे जाने का अंदिया दिया तो मैं अपने कमरे में आ गई। आप बहुत बुरे हैं ज़ईम हसन। आंसू मेरा तकिया भिगो रहे थे। मैं भी किसी पागलों की सरजाई के लिए आंसू बहा रही थी जिसे शायद मेरी परवाह भी ना थी। नफ़रतें भी इससे, मोहब्बतें भी इससे। ये दिल के मामले भी हुआ करते हैं अजीब, न टूट कर जुड़े न जुड़ कर कभी टूटे। ये कुर्बतों के फासले भी हुआ करते हैं अजीब, न खुशियाँ कभी पाएँ न चाहते कभी पाएँ। ये हसरतों के अलाव भी हुआ करते हैं अजीब, इसे देखूँ तो न चाहूँ न देखूँ तो चाहूँ। ये दिल के फ़ैसले भी हुआ करते हैं अजीब, वो मिले तो ना मिले, वो मिले तो मिलने की जुस्तजू करूँ। ये मोहब्बतों के इम्तिहान भी हुआ करते हैं अजीब। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम वहाँ से शादी करना चाहते हो? तुम्हें ये ख्याल क्यों करा है? चलने में खामोश रहने के बाद वो गोया हुआ। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब वहाँ की शादी कर दूँ। रिश्ते तो बहुत है मेरी नज़र में, मगर मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। बहुत जिम्मेदार हो गया। वो मुस्कुराया। ज़ईम मैं बहुत संजीदा हूँ। तुमने वहाँ से पूछा वो क्या चाहती है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ अपना बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? मैं इसके काबिल नहीं हूँ यार। वो बहुत अच्छी लड़की है, इसे मुझसे बहुत बेहतर और हम उम्र जीवन साथी मिल सकता है। ज़ईम का लहजा न चाहते हुए भी हसरतज़दा हो गया। मैंने इसके साथ जो किया इसके लिए शायद वो मुझे कभी माफ़ ना कर पाए, और शायद मैं ख़ुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अपने इंतकाम की आग में मैं इस कदर अंधा हो गया कि मुझे ये एहसास ही ना हुआ कि मैं अपने बदले की खातिर एक मासूम लड़की के दिल से खेल रहा हूँ। ज़ईम तुम मेरे दोस्त और मैं जानता हूँ कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। मैं खुद माँ से नहीं हसीब, तुम इसे मजबूर नहीं करोगे। वो बहुत अकेली है, इसे ढेर सारी मोहब्बतें चाहिए, एक फ़ैमिली का प्यार चाहिए। मैं शायद इसे सब न दे पाऊँ। सोच लो, मैं वक्त मेरे हाथ से रेत की मानित फिसल चुका। मज़ीद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फ़ोन बंद हो चुका था। मुझे खुद अपनी तबीयत पे इख्तियार नहीं। खुदा करे तुझे उम्र भर ना देखूँ। इस शेर की तफसीर पर न वो जाने कब से बेमकसदी सड़कों पर घूम रहा था। चंद दिनों पहले तो हसीब से फ़ोन पर बात हुई थी, और आज सुबह जब वो कॉलेज के लिए निकल रहा था इसे वहाँ की शादी का कार्ड मिला। कार्ड पर सिर्फ शादी की तारीख दर्ज थी। बहुत सारा सा कार्ड था। हसीब ने ख़त भी लिखा था जिसमें से ताकीद थी कि वो शादी में शिरकत के लिए ज़रूर है, मगर इसने सोच लिया था वो नहीं जाएगा। हालांकि हसीब ने फ़ोन भी किया, मगर वो हंस कर टाल गया। हसीब ने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा, जिस पर वो कुछ मुतमिन हो गया था। माँ की शादी की तारीख आकर गुजर गई, मगर पाकिस्तान ना गया। हसीब ने फ़ोन नहीं किया, जिसका मतलब था वह नाराज़ है, और फिर एक माह बाद इसने पाकिस्तान जाने का कसद किया। वो बिना इत्तला के लाहौर पहुंचा। वह हसीब के सरप्राइज़ देना चाहता था। दरवाज़ा माँ ने खोला, जिस पर वो काफ़ी देर हैरान सा खड़ा इसे देखता रहा। अस्सलाम वालेकुम। माँ की आवाज़ ने इसकी महवियत को तोड़ा। वालेकुम अस्सलाम। माँ साइड पर होगी तो अंदर दाखिल हुआ। हसीब घर पर नहीं है क्या? अंदर की तरफ बढ़ते हुए इसने दरियाफ्त किया। ऑफिस के, आप बैठिए, मैंने मतला कर देती हूँ। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी। नहीं रहने दो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक वो आ जाएगा। बेहतर। वो बहुत पतली पड़ती और संजीदा सी लग रही थी। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। और तुम्हारा शौहर कैसा है? माँ ने चौंक कर देखा। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए
कॉफ़ी बनवाती हूँ। वो बिना जवाब दिए किचन की तरफ बढ़ गई। ज़ईम इसके अजीबोगरीब रवैये पर उलझता ऊपर चला गया। हसीब ऑफिस से आया तो इसे देखकर खुशी और नाराज़गी का इजहार किया। महज फीकी सी हंसती है। माँ अपने घर पे खुश तो है ना? वो ज़रा देर तक खुद को नहीं रोक पाया। तुम्हें क्या लगता है? वो उल्टा ज़ईम से पूछने लगा। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। कब तक झूठ बोलते रहोगे ज़ईम हसन? क्या मतलब? इससे मोहब्बत करते तो अपनाया क्यों नहीं? कोई और बात करो यार। वो सिगरेट सुलगाने लगा। वहाँ की शादी नहीं हुई। व्हाट? वो तहीर से हसीब को देख रहा था। वो सब ड्रामा था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाने की, मगर वो गोया सबसे सर हिला रहा था। क्यों बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हो? तुम लोग दोनों को खुद को समझ के रखा है। वो है तो शादी का नाम सुनते ही रोना शुरू कर देती। तुम मुसलसल खुद से झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? बस बहुत हो गया। अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। अंडरस्टैंड? हसीब को गुस्सा आ गया तो ज़ईम की लबों में मुस्कुराहट बिखर गई। इसमें हंसने वाली क्या बात है भला? वो बुरा मान गया। अच्छा लग रहा है भाई और दोस्त के रूप में तुम अच्छे लग रहे हो। फिक्र ना करो, मैंने भी तुम लोग का बाप बनकर ना दिखाया तो नाम बदल देना। हसीब फैसला कर चुका था, मगर क्या करना था और कैसे करना था ये इसे भी सोचना था। ये क्या बचपन है हसीब? मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हो? ड्राइंग रूम में अजीज साहब हसीब के चंद दोस्त मौजूद थे। ज़ईम बिल्कुल बेखबर था। वो तो हसीब से वहाँ लेकर आया तो इसे असल सूरत हाल के लिए ज़ईम तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो तुम मेरा बना रहे हो। बिगड़ गया। अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी एतबार है तो मेरी बात मान लो। यही बेहतर है। मैं अपने दोस्त के लिए बुरा नहीं सोच सकता। हसीब के कहने पर वो खुद पर जब्त करता सोफे पर बैठ गया तो हसीब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये हार तो गले में डाल लो ताकि पता चले कि दुल्हा कौन है। गुलाब के फूलों का हार इसके गले में डाला तो वो महज मुँह बना कर रह गया। निकाह के बाद ज़ईम को उसके कमरे तक लाया जहाँ वहाँ मौजूद थी। देखो ज़रा हिटलर बनने की कोशिश ना करना। वो बेचारी यूँ भी तुम्हारे खूनख्वार तेवरों से सहमी रहती है। मुझे ज़्यादा डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूँ मैं। वो चिढ़कर बोला। अब ज़रा ओवर एक्टिंग मत करो। अंदर से दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। शट अप। हसीब को घूरता हुआ दरवाज़ा तक खेल कर अंदर दाखिल हो गया। हसीब मुस्कुराकर पलट गया। दोनों अपनी अपनी जगह दिल की बात कहने से झिझक रहे थे, इसलिए वसीब ने यह फैसला किया था। जहाँ बजा फूलों के गुलदस्ते रखे थे और बेड पर गुलाब की पत्तियों में घिरी सुर्ख और शॉकिंग पिंक लिबास में खुद भी गुलाब का फूल लग रही थी। धीरे धीरे लरसता बदन बता रहा था वो रो रही थी। ज़ईम चंद लम्हे यूं ही खड़ा फिर इसके मुकाबले बेड पर बैठ गया। घूंघट तो था नहीं, इसका चेहरा थोड़ा सा झुका हुआ था, मगर सूसू करती सुर्ख नाक समेत तो बेहद अच्छी लग रही थी। आई लव यू महा, इसका हाथ हाथों में थाम कर वो यही कह पाया। माँ ने चौंक कर सर उठाया। ये जुमला वो 3 वर्ष पहले ज़ईम हसन के मुंह से सुनना चाहती थी। आज सुन रही थी। माँ ने तड़प कर अपना हाथ खींचा। ज़ईम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। झूठ मत बोलिए ज़ईम हसन। मानती हूँ कि आपके लिए मजबूरी का सौदा, मगर तुमसे किसने कहा ये मजबूरी का सौदा है? मैं जानती हूँ आपने हसीब भाई के मजबूर करने पर। तुम में कोई कमी है कि जो तुमसे शादी करने के लिए मजबूरी का बंधन बांधना पड़े? ज़ईम ने इसकी बात काटी। हसीब ठीक कहता है कि मैं इतने अर्से खुद से झूठ बोलते बोलते थक गया हूँ महा। मैं मुसलसल इस मोहब्बत की नफ़ी करता जो मैं तुमसे करता हूँ, मगर जानती हूँ महा 3 वर्ष पहले जब मैंने तुमसे शादी से इनकार किया तब मेरे दिल को कुछ हुआ था। ये तो बात में मुझ पर खला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ईम हसन के अल्फाज महा के जलते बिलखते दिल पर ठंडी फवार बनकर बरस रहे थे। तब वो बेख्तियार इसके इशारा सीने पर सर रखकर सिसक उठी। बस आज आखिरी बार जी भर कर रो लो। आइंदा मैं इन हसीन आंखों में आंसू ना देखूं। इसके ईर्द हसार बनाते हुए धीरे से बोला। आंसुओं का जोर थमा दो। महा को इस कदर कुर्बत का एहसास हुआ। वो लचाकर दूर हटी, मगर गिरफ्त मजबूत थी। सच सच बताओ, कहीं हसीब ने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया? लहजे में शरारत थी, मगर वो शायद समझ ना पाए। तड़प कर इसकी तरफ देखा। मैं अपनी ज़िद पर आ जाऊँ तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। तो गए तुमने मुझसे शादी की ज़िद की और तुम्हारे भाई ने बहन की ज़िद मान ली। वो शरारत पर आता था। अपने बारे में इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती। वो मुँह बनाकर बोलती पहले वाली महा लग रही थी। अच्छा, और वो जो तुम बहाने बहाने से मेरे पास पेंटिंग सीखने के लिए आया करती थी? उफ़ तौबा, अब क्या मुझे ताने दिया करेंगे? मारे हिफ्फत के गाल सुर्ख हो गए। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बहाना तो हम बनाया करते थे, इस बहाने रुके यार का दीदार हो जाए। वह कहका लगाते हुए बोला तो महा ने इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। यूँ लगा जैसे बरसों धूप में चलने के बाद एकदम से ठंडी छाँव में आ गई हूँ। अब ज़िंदगी नहीं, हम ज़िंदगी को जिएंगे और इसके एक एक लम्हे से खुशियाँ कशीद करेंगे। वो धीरे धीरे इसके कान में कह रहा था और महा दिल ही दिल में अपने रब की शुक्रगुजार थी कि इतना अच्छा जीवन साथी मिला था। वाकई मोहब्बत उम्रों की कैसे आज़ाद होती है। जी तो गाइस, ये नावल हमारे इख्तिताम को पहुंच गया। वैसे मुझे आज की एपिसोड 2 किस्तों में रीड करनी चाहिए थी, लेकिन बस मैंने पागलपन करके ना कर ली, किस्त एक ही कर ली और तो मुझे भुगतना पड़ रहा है क्योंकि ये ना लॉन्ग एपिसोड हो गई है। इसको मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गई, इसको कंपाइल करना पड़ना। और आज देर के लिए माजरत। आज मेरी अम्मी और पापा की एनिवर्सरी थी तो मैं उधर सेलिब्रेशन में बिज़ी थे हम लोग, तो वहाँ से काफ़ी लेट वापस आए। बाइक गए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे हमें टाइम लग गया। वहाँ से आते आते तो फिर आके कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने फिर ना रिकॉर्डिंग कर लिया। मुझे नींद भी आ रही है। चले मुझे इजाज़त है। नहीं, कमेंट सेशन तो रह गया। 1 मिनट कमेंट सेशन करिए तो फिर मैंने इजाज़त दो उस तो बाद, ताकि मैं वीडियो कंपाइल करके शेयर कर सका। हाँ जी, कमेंट घट ही ने।
अनीस पानो वेरी नाइस नावल, थैंक यू। सायरा रियाज अच्छा नावल है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इमरान अली वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस नावल, थैंक यू। शनीला मीर आपकी रिकॉर्डिंग में पीछे स्नोरिंग की आवाज़ मुसलसल आती रही। बस मैं अपनी ये जो नावल रात के टाइम बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ ना, मेरी अम्मी पास ही सोई होती हैं तो वो खराटे लेती हैं बहुत ज़्यादा। नादिया इनाम सब नावल बेस्ट होते हैं, थैंक यू। आमिनाबाद सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। नावल का नेम दसना रह गया, फिर मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। नावल नेम है ज़िंदगी धूप तुम घना साया और रिटन बाय हिना मलिक का ये नावल है, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त, नींद भी आ गई है डडी किस्म की, और अभी करूँगी तो आपको 2 बजे तक नावल मिल सकेगा। तो मुझे इजाज़त है, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।